नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोशियोलॉजी ऑप्शनल की इस वीडियो सीरीज़ में। और आज हम बात करेंगे पेपर 1 की यूनिट नंबर 6 की, जो कि है वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला टॉपिक है सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटी, स्लेव सोसाइटी, फ्यूडल सोसाइटी, इंडस्ट्रियल और कैपिटलिस्ट सोसाइटी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क क्या चीज़ होती है। द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क रेफर्स टू द structured pattern of work activities that include both technical aspects and social aspects। ठीक है, तो क्या चीज़ है ये देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड पैटर्न ऑफ वर्क एक्टिविटीज़, मतलब कि एक जैसे स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक ढांचा, मतलब एक कोई ना कोई प्री डिफाइंड एक तरीका है, उसके हिसाब से वर्क एक्टिविटीज़ डिफाइन हो रही हैं। एक पैटर्न, एक तरीका है, ऐसे ही नहीं रैंडमली कोई भी कुछ भी कर रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क। तो इसमें क्या क्या आ जाते हैं? जैसे टेक्निकल एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब कौन क्या काम करेगा। जैसे पुराने ज़माने में डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता था भाई? जैसे कोई किसान है, वो क्या करेगा? वो खेती करेगा। कोई ये जो जूते बनाने वाले होते हैं, मोची, वो क्या करेगा? जूते बनाएगा। कोई और क्या क्या काम होते हैं? कोई ये मटके बनाने वाला कुम्हार होता है, तो मटका बनाएगा। और क्या काम होते हैं? कोई सिपाही है, वो जब लड़ाई होगी फौज में लड़ेगा। राजा होता है, वो राज करेगा। पुजारी होता है, वो पूजा पाठ करेगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम? डिवीजन ऑफ लेबर। तो ये टेक्निकल एस्पेक्ट्स हो गया भाई, अकॉर्डिंग टू स्किल्स हो गया, या इंडियन सोसाइटी में अकॉर्डिंग टू योर बर्थ हो गया, कास्ट हो गया, आपने किस घर में पैदा हुआ है, मतलब आप पैदा हुए हैं। ठीक है, एंड सोशल एस्पेक्ट्स सच एज नॉर्मेटिव स्ट्रक्चर्स एंड कल्चरल एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, तो नॉर्मेटिव स्ट्रक्चर्स क्या हो गए? ये जैसे वही हमने बात करी, कास्ट सिस्टम हो गया नॉर्मेटिव स्ट्रक्चर। कि नॉर्मेटिव स्ट्रक्चर किस में आता है? नॉर्म्स से आता है, नॉर्म्स से निकल के। नॉर्म्स क्या होते हैं भाई? हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, नॉर्म्स बोलते हैं ना, ये हमारे यहाँ नॉर्म है, मतलब हमारे यहाँ इस तरीके से काम होता है। तो आपके यहाँ नॉर्म क्या है? अपने यहाँ पे जैसे पहले था कास्ट सिस्टम था। कास्ट सिस्टम में क्या होता था भाई? जैसे 4 कास्ट होती हैं, तो एक कास्ट को क्या बना दिया? वो बना दिया पूजा पाठ का करने का काम दे दिया। दूसरे कास्ट को क्या दिया? लड़ाई झगड़े का काम। मतलब ऐसा नहीं, आपस में लड़ाई झगड़ा, जब भी ये वॉर्स वगैरह होंगी तो एक तरह से आप सोल्जर्स बोल दीजिए। तीसरी कास्ट को क्या दिया काम? व्यापार का, बिजनेस। और चौथी कास्ट को क्या काम दिया? सर्विस इंडस्ट्री का। अब ये सर्विस इंडस्ट्री बोलना है तो मतलब बड़ा ही उसको क्या कहते हैं कि माइल्ड तरीके से बोलना है, क्योंकि काफ़ी लोअर कैटेगरी के काम भी चौथी जो एक तरह से वर्ण है उसको उससे करवाए जाते थे। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया? ये अलग अलग तरीके हैं, स्ट्रक्चर्ड पैटर्न्स हैं वर्क डिवीजन के। सम आर बेस्ड ऑन योर टेक्निकल एस्पेक्ट्स, सम आर बेस्ड ऑन योर सोशल एस्पेक्ट्स। इट रिफ्लेक्ट्स द अंडरलाइंग पावर डायनामिक्स, हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स एंड कोर वैल्यूज ऑफ अ गिवन सोसाइटी। ठीक है, तो समाज के अंदर क्या पावर डायनामिक्स हैं? जैसे हमने इंडियन समाज का एग्जांपल लिया, कास्ट सिस्टम वाला है, तो उसमें क्या डायनामिक्स है कि भाई अपर कास्ट और लोअर कास्ट वाली डायनामिक्स है। ठीक है, तो अपर कास्ट कुछ अलग जॉब कर रही है, या उनके कंट्रोल में ज़्यादा चीज़ें हैं। लोअर कास्ट कुछ अपने काम कर रही है, लेकिन उनके हाथ में कंट्रोल में कुछ नहीं है, तो कौन किस पे भारी है, उस तरह का हायरार्की बनी हुई है। वही जैसे कास्ट सिस्टम में है अपर कास्ट, लोअर कास्ट। या फिर जैसे अपन ये देख लेते हैं, यूरोपियन सोसाइटी देख लेते हैं, वहाँ पे क्या था? स्लेव सिस्टम था, स्लेवरी थी। तो उसमें क्या हो गया? उसमें हो गया मास्टर और स्लेव। तो इसमें तो हायरार्की भी क्या बोले, तो मास्टर तो बिल्कुल मालिक है उसका, स्लेव का। और कोर वैल्यूज़ ऑफ अ सोसाइटी, कोर वैल्यूज़ क्या हो गई? मतलब सोसाइटी किस बेसिस पे बनी है? जैसे इंडियन समाज जब था पहले, प्री इंडिपेंडेंस समाज की बात कर लीजिए, तो वो था कास्ट सिस्टम पे। तो कोर वैल्यूज हमारे समाज की क्या थी? कास्ट सिस्टम थी। इसी तरह हम ये मेडिवल यूरोप का एक तरह से देखें तो वहाँ पे क्या था? ये था ना फ्यूडलिज्म वगैरह, उसको बोलते थे एस्टेट सिस्टम। 3 एस्टेट्स होते थे, या एक तरह से 3 कैटेगरी ऑफ पीपल होते थे। जैसे अपने यहाँ पे 4 कास्ट होती है ना, तो उसके यहाँ पे 3 होते थे, नोबिलिटी, क्लर्जी एंड सर्फ बोल लीजिए, या पीजेंट्स बोल लीजिए। तो नोबिलिटी तो कौन हो गई? राजा, राजा के मंत्री, और बाकी जितने भी मतलब ये इस तरह के लोग हो गए, बड़े लोग जिनके हाथ में सत्ता है। क्लर्जी हो गए, चर्च के पादरी, पोप, चीफ पोप जो भी होते हैं। फिर आम लोग ये हो गए। ये तो मतलब इससे क्या हुआ? मतलब पता पड़ा हमें कोर वैल्यूज़ ऑफ अ समाज, सोसाइटी। समाज किस किन वैल्यूज़ पे बना है? कास्ट सिस्टम पे बना है कि मतलब एस्टेट सिस्टम पे बना है कि स्लेवरी पे, मास्टर स्लेव बेसिस पे बना है? ठीक है, तो ये जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क है ना, ये हमें समाज के बारे में काफ़ी कुछ बता देती है। उसकी जो कोर वैल्यूज़ है उससे वो पता पड़ जाती है कि किस तरह
काम बटा हुआ है समाज में, उससे समाज का पूरा एक आइडिया लग जाता है हमें, कोर वैल्यूज़ क्या हैं समाज की। फॉर एग्जाम्पल, द जजमानी सिस्टम इन ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी वॉज बेस्ड ऑन कास्ट स्पेसिफिक हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन इलस्ट्रेटिंग अ नॉर्मेटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क। ठीक है, तो जैसे अपने यहाँ पे कास्ट सिस्टम था, कास्ट सिस्टम से ही जजमानी सिस्टम आया था। जजमानी सिस्टम कुछ भी नहीं होता, सिंपल, अब आपको लोग पता ही होगा, इंडिया से हैं तो। नहीं तो इसमें यही होता है कि जितनी भी कास्ट है ना, वो अपने अपने काम उनके ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं। जैसे नाई एक कास्ट बना दी जाती है, भाई नाई का काम करेंगे। फिर सुनार हो गए, ठीक है ना, इस तरह के आपने अपने गांव में उस तरह का सुना होगा। और कोई कुम्हार हो गया, खेती करने वाले हो गए, पुजारी हो गए, पंडित हो गए, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए, इनको कमीन कास्ट बोलते थे, ठीक है। और जजमान कौन होता था, जो इनकी सर्विसेज लेता था और सर्विसेज के बदले में इनको कुछ देता था। उस टाइम मनी तो एग्जिस्ट करता नहीं था जब ये शुरू हुआ था। अब तो खैर पैसा भी आ गया, तो दक्षिणा जैसे देते हैं ना, दक्षिणा दीजिए। तो दक्षिणा कोई ऐसे नहीं कि सिर्फ पंडित पुजारी को, जैसे कोई कुम्हार ने आपको मटके बना के दिए, तो अगर आप जजमान हैं, जजमान कोई ये नहीं सिर्फ पूजा पाठ में ही जजमान होता है। तो जजमान का मतलब हो गया जो सर्विसेज ले रहा है। तो आप कोई बड़े जागीरदार हैं, आपकी ज़मीन है, तो आप कुम्हार से आपने मटके लिए, तो आप उसको बदले में कुछ देंगे ना, जब भी तो एक्सचेंज होगा। तो आपने कुछ उसको खाना खिला दिया या कोई गेहूँ दे दिया अपने खेत से एक बोरी, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम पे ये बेस था जजमानी सिस्टम। बाद में फिर पैसा आ गया तो मनी भी चलता है, ठीक है। तो बेसिकली तो वही है, मोटा मोटी कहने का मतलब कि कास्ट बेस्ड रोल्स होते थे। और इसमें कोई खाली ये नहीं कि कास्ट, चार जो वर्ण हैं वही, उसके अलावा भी जैसे जैसे ये बोला ना, नाई हो गया, सुनार हो गए, कुम्हार हो गए, जितने भी तरह के मोची हो गए, जितने भी तरह के एक तरह से सर्विसेज, जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हो गए। खान सामे हो गए, खाना बनाने वाले, जैसे बड़े बड़े शादियों में या फंक्शंस में कोई बना रहे हैं खाना। आजकल तो कोई ऐसा वो रिजिड वो नहीं रहा है कि नाई की जात के ही होने चाहिए, आप कास्ट के नाई बनने के लिए कोई भी अपना सलून खोल सकता है आज के ज़माने में, ठीक है। तो वो सब ये पुरानी बातें हैं। गांव में शायद आज भी एग्जिस्ट करता हो, बट गांव भी आजकल धीरे धीरे, मतलब मोबाइल फ़ोन सब जगह आ गया, इंस्टाग्राम सब जगह आ गया, लोग थोड़ा चेंज हो ही रहे हैं, बट कह नहीं सकते, ठीक है। In contrast, the factory system that emerged during industrialization emphasized efficiency, specialization, and skill, highlighting a technical organization of work. ठीक है। अब ये जैसे हमने देखा, जजमानी सिस्टम किस पे बेस्ड था, कास्ट बेसिस पे था। तो ये क्या था, नॉर्मेटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क। नॉर्मेटिव मतलब नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। तो इंडियन समाज का नॉर्म क्या था, कास्ट सिस्टम था। तो कास्ट सिस्टम पे बेस्ड ये काम था, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क था। उसके बाद क्या आ गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद फैक्ट्री सिस्टम। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद आया, इसमें क्या हो गया, टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क। मतलब कि आपके अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स। भाई आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, तो आप कोई जूते बनाने की फैक्ट्री में काम थोड़ी करेंगे, बिकॉज टेक्निकली योर स्किल आर, मतलब ये जो योर स्किल्स आर अबाउट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो आप एक आईटी कंपनी में काम करेंगे, ठीक है। तो फैक्ट्री सिस्टम कोई ऐसा नहीं सिर्फ फैक्ट्री में करना, मॉडर्न जो मॉडर्न ज़माना है हमारा। तो इसमें क्या होता है, एफिशिएंसी होती है, हाईली स्पेशलाइजेशन होता है। कि जैसे आपने 12th के बाद ये बोल दिया कि मैं कोई इंजीनियरिंग पढ़नी है, तो जब से आप एक चीज़ में लगे हुए हैं, 4 साल की इंजीनियरिंग, फिर आप कंपनी में एक्सपीरियंस लेते करते कराते आप उसके फिर धीरे धीरे एक्सपर्ट बनते हैं। तो हाई लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन होता है, टेक्निकल स्पेशलाइजेशन फैक्ट्री सिस्टम में। पहले के कास्ट सिस्टम में क्या होता था कि सीखना होता था, वो घर में ही सीख जाता था आदमी। जैसे होता था ना, भाई नाई का बेटा नाई बनेगा, तो घर में ही वो बाल काटना सीख गया, है ना। और कोई व्यापारी है, कोई सेठ है। पहले सेठ होते थे ना, सेठ जी जो सूद पे ब्याज देते थे, पैसा देते थे। तो ब्याज कितना कैसे कैलकुलेट करना है, किससे कितना लेना है ना, ये भी तो बड़ा टेक्निकल काम होता है। तो जो सेठ जी का बेटा है, वो बचपन से वो सब सीख जाता था, घर में ही सारे एक तरह से ट्रेनिंग आपको मिल जाती थी, क्योंकि आपको पता था मेरा प्रोफेशन ये होने वाला है। आजकल तो आपको 12th के बाद स्ट्रीम लेनी पड़ती है, फिर सोचते हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं मिलता, फिर अल्टीमेटली यूपीएससी की तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क इज नॉट स्टैटिक, इट इवॉल्व्स इन रेस्पॉन्स टू चेंजेस इन द मोड ऑफ प्रोडक्शन सच एज ट्रांजिशंस फ्रॉम फ्यूडलिज्म टू इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। तो क्या कहने का मतलब हुआ, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क है, स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक तो हो भी कैसे सकती है, जैसे इंडियन समाज को देख लीजिए ना, पहले इंडिपेंडेंस से पहले क्या था, कास्ट सिस्टम बहुत ही डोमिनेंट था। अब भी है, लेकिन उतना डोमिनेंट नहीं रहा। अब हम भी एक क्या हो गए, डेवलपिंग डेवलप्ड कंट्री के जैसे रूल्स है। वैसे हमारे स्टेट तो डेवलपिंग वाले ही हैं, लेकिन हमारे जो सरकारी नियम है वो तो एक डेवलप कंट्री जैसे ही है ना। क्योंकि हमारे पास क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है आज किसी भी कास्ट बेसिस पे है। तो बल्कि वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन ही है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, जिसमें किसी को कुछ एक्स्ट्रा फायदा ही दिया जा रहा है। नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है किसी से कुछ छीन लिया जाए, जैसे पहले होता था, भाई लोअर कास्ट से अपॉर्चुनिटीज छीनी जाती थी,
कि भाई आपको ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। आजकल क्या है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि लोअर कास्ट को मुख्य धारा में लाने के लिए रिजर्वेशंस वगैरह दिए जाते हैं, जिससे कि वो अ, मुख्य धारा में आ पाएँ और वो भी, उनको भी मतलब अपवर्ड मोबिलाइजेशन हो जाए उनका भी। ठीक है? तो ऑर्गेनाइजेशन और वर्क क्या है, स्टैटिक नहीं होती, इवॉल्व होती है अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन पॉलिटिक्स। ठीक है? जैसे-जैसे इन पॉलिटिक्स या जो भी आपके समाज के हालात हैं, जैसे पॉलिटिक्स में चेंज आया ना इंडिया में 47 के बाद। 47 से पहले क्या था? ज़्यादातर हमारे क्या थे ये, राजा थे, राजशाही थी, या फिर थोड़े बहुत जगह ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर रखा था। तो मोटा-मोटी लेकिन बात वही थी, प्रिंसली स्टेट्स थे। उसके बाद क्या हुआ, कंप्लीट डेमोक्रेसी आ गई हमारे पास पूरे इंडिया में। तो एक तरह से पॉलिटिकल चेंज आया, उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हुआ, समाज बदल गया। समाज बदलने से क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क भी क्या हो गई, इवॉल्व हो गई, एक नया तरीका आया। इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस द मोड ऑफ प्रोडक्शन सच एज ट्रांजिशन फ्रॉम फ्यूडलिज्म टू इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। ठीक है? अब ये कह रहे हैं कि मोड ऑफ प्रोडक्शन की वजह से चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है ना? तो बहुत सारी चीज़ों के वजह से चेंज आ सकते हैं। पॉलिटिक्स हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, और भी कोई, मान लीजिए कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, कोई मतलब आग ही लग गई। बहुत बोला ना, कई बार पुरानी सोसाइटीज़ पूरी खत्म हो जाती हैं। तो इस तरह कुछ भी मतलब हो सकता है, एनी फैक्टर कैन बी देयर। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क इज नॉट स्टैटिक, इट इवॉल्व्स विद टाइम। Dimensions of social organization of work, nature of production refers to the dominant economic activities such as hunting, agriculture, industrial manufacturing और digital service। बेसिकली तो ये है कि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्शन, मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है। मतलब जैसे प्रिमिटिव समाज में चले जाइए आप, आदि आदि मानव का जो समाज था, उसमें क्या था, हंटिंग एंड गैदरिंग मेन चीज़ थी। हंटिंग एंड गैदरिंग मतलब या तो शिकार करो, या फिर गैदरिंग मतलब होता है पड़े हुई चीज़ें उठा लो। पड़ी हुई चीज़ें क्या उठाओगे आप? भाई किसी पेड़ से कोई फल गिर गया, वो उठा लिया आपने। कोई ऑलरेडी जानवर मरा हुआ है, वो तो उसको तो उठाए करोगे, क्योंकि वो तो मीट खराब हो गया होगा उसका। लेकिन वही आता मेनली तो कि जैसे कोई फल गिर गया, वो उठा के आपने खा लिया, तो हंटिंग एंड गैदरिंग। तो ये प्रिमिटिव सोसाइटी में था। उसके बाद जैसे जैसे एग्रीकल्चर आया, तो फिर एग्रीगेरियन इकोनॉमीज बनी, तो एग्रीकल्चर बिकेम द प्राइम मोड ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, तो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग। फिर आजकल का ज़माना क्या है, डिजिटल ज़माना। तो डिजिटल सर्विसेज, आईटी, कंप्यूटर्स, इस तरह के वजह। अब ये इससे कोई प्रोडक्शन तो हो नहीं रही, मतलब इकोनॉमिक प्रोडक्शन हो रही है। हमारे क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर सिस्टम्स बन रहे हैं, सॉफ्टवेयर। तो ये भी एक तरह का रेवेन्यू जनरेट करता है। सॉफ्टवेयर फिजिकल कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन एक काफ़ी वैसे तो महंगी चीज़ है, बिलियनियर्स बन जाते हैं इससे लोग। ठीक है? तो ये मतलब अलग अलग मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है आपके समाज में, मोटा मोटी तौर पे। और इससे पता भी पड़ जाता है कि आपका समाज कितना पिछड़ा है। मतलब आज भी कोई समाज अगर एग्रीकल्चर पे ही बेस्ड है, तो वो मतलब अभी पुराने टाइम में ही जी रहा है। क्योंकि आज का ज़माना क्या है, या तो मैन्युफैक्चरिंग बेसिस, मतलब मेजॉरिटी मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, या सर्विस इंडस्ट्री होनी चाहिए। तो इंडिया इंडिया तो क्या है, मिक्स है, हमेशा से ही मिक्स रहेगा। यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर भी मिल जाएगा, यहाँ पे आपको सर्विस इंडस्ट्री भी मिल जाएगी, थोड़ी बहुत मैन्युफैक्चरिंग भी मिल जाएगी। लेकिन जैसे चाइना का एग्जांपल ले लीजिए, तो वहाँ पे मेन चीज़ क्या है, मैन्युफैक्चरिंग। उसकी वजह से ही आज वो इतने बड़े एक तरह से वर्ल्ड में सेकंड नंबर की पावर चाइना है इस टाइम, यूएस के बाद। देन डिवीजन ऑफ लेबर, वर्क मे बी डिवाइडेड इन सिंपल और कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स एंड कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक है? तो काम सिंपल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है। सिंपल काम कैसे था, तो पुराने ज़माने में भाई कोई किसान है, कोई कुम्हार है, कोई मोची है, कोई मतलब सिंपल काम कर रहे हैं। आजकल क्या है, आजकल मतलब कोई क्या है, आजकल कोई डेटा साइंटिस्ट है। डेटा साइंटिस्ट इतना है ना, कोई नए नए अब तो एआई जैसे आ गए, एआई से और नए जॉब्स क्रिएट। कोई प्रॉम्प्ट इंजीनियर बहुत तरह का। कोई क्रिकेट कमेंटेटर है, ये भी एक जॉब होता है ना? उसका नाम देखो ना, हर्षा भोगले का, कोई क्रिकेट कमेंटेटर है। तो अब क्या है ना, कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स ऑफ जॉब्स हैं। सिंपल नहीं है कि यार मैं खाती हूँ, या मैं कोई मटका बनाता हूँ, या मैं खेती करता हूँ, जो पुराने समाज में होता था। आजकल बहुत कॉम्प्लेक्स कुछ भी लोग कर रहे हैं। कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उससे बहुत पैसे कमा रहा है इंस्टाग्राम से। ठीक है ना? और इट कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल क्या होता है, फॉर्मल जॉब्स होती है, जैसे फॉर्मल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी होता है, जिसमें हर चीज़ एक तरीके से चलती है। जैसे आपने कहीं जॉब करी, तो एक फॉर्मल आपको जॉब लेटर मिलेगा, आपको आपको लीगल एक तरह से पेपर वर्क होगा। लीगल पेपर वर्क होगा, भाई आपकी ये सैलरी रहेगी, इतनी आपको छुट्टियाँ मिलेंगी, इतना ये मतलब हर चीज़ एक कानूनी तौर पे पक्के पक्के में होती है, कागज़ से। फॉर्मल एक काम है। इनफॉर्मल क्या है, इनफॉर्मल आप जैसे अपने घर में आप मेड लगाते हैं बर्तन धोने के लिए, तो वो इनफॉर्मल है। कोई आप डॉक्यूमेंट साइन थोड़ी करते हैं कि भाई आपको इतनी सैलरी मिलेगी, हर साल आपका इतना इंक्रीमेंट होगा, इतनी आपको छुट्टियाँ मिलेंगी,
आप तो कहते हैं भाई 2,000 रुपये आप ले लेना, ये घर देख लो, 3 कमरे हैं, ये किचन है, इसके हिसाब से 2,000 रुपये ठीक है, आ जाना। तो उसको मेड को भी पता होता है ये इनफॉर्मल है, क्योंकि उसको भी अगर 2,000 की जगह को 3,000 देने लग जाएगा तो वो क्या करेगी, वो आपके फ़ोन उठाने बंद कर देगी अगले महीने से। तो वो भी आपको मतलब सबको पता है कैसे काम करना है, ठीक है? सोर्सेज ऑफ पावर, कंट्रोल ओवर वर्क ऑफन डिपेंड्स ऑन ओनरशिप ऑफ की रिसोर्सेज, लैंड इन एग्रीगेरियन सोसाइटीज, लेबर इन फ्यूडल सोसाइटीज एंड कैपिटल इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज। तो सोर्सेज ऑफ पावर, दो तरीके के सोर्सेज ऑफ पावर होती है। एक तो मतलब इसमें तो जो बताया गया मोटा मोटी है कि पावर समाज में मिलती कैसे है आपको, ठीक है? तो जैसे एग्रीगेरियन सोसाइटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी? लैंड होगी, क्योंकि एग्रीकल्चर तो उसी पे होगा। तो जिसके पास ज़्यादा लैंड है वो ज़्यादा एग्रीकल्चर कर सकता है, तो उसके पास ज़्यादा पावर होगी, ठीक है? लेबर इन फ्यूडल सिस्टम्स, तो फ्यूडल सिस्टम में क्या है, लैंड तो आपके पास है, लेकिन जितने ज़्यादा उस पर आपके पास मजदूर होंगे उतना ज़्यादा प्रोडक्शन निकलेगा, तो लैंड लेबर वहाँ पे ज़रूरी हो गई। और कैपिटल इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी तो आजकल का ज़माना है, तो आजकल किस चीज़ का मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वो कैपिटल की। तो आपके पास जितना ज़्यादा पैसा है उतनी ज़्यादा आज के ज़माने में आपके पास पावर है। जैसे अंबानी एक तरह से काफ़ी पावरफुल इंसान है इंडिया में इस टाइम, क्योंकि है तो वो सिर्फ एक बिजनेसमैन, लेकिन उनका पैसा इतना है, उसकी वजह से वो कैपिटल ओन करते हैं इतना, इसकी वजह से वो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। दूसरा सोर्स ऑफ पावर जो बता रहा था वो मतलब ये है कि एक्चुअल पावर कैसे आती है। एक्चुअल पावर मतलब कि आपके यहाँ जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें आप क्या यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे पुराने सोसाइटीज़ हो गई, एग्रीगेरियन हो गई, या इवन फ्यूडल सिस्टम्स हो गए, तो उसमें बेसिकली ह्यूमन एंड एनिमल पावर, जैसे या तो इंसान अपने हाथों से काम कर रहा है या फिर जानवरों के थ्रू करवा रहा है, बैलों से हल चलवा रहा है ना, और हाथियों पे वो रखवा रहा है, रथ चलवा रहा है। मतलब बेसिकली ह्यूमन एंड animal power were the primary sources of power, and in capitalist economies या modern economies machines are there, ठीक है? तो मेजर मतलब मेन मीनिंग तो इसका पावर यही होता है कि जो पावर आपको मिलती कैसे है। तो लैंड इन एग्रीगेरियन सोसाइटीज, लेबर इन फ्यूडल सोसाइटीज एंड कैपिटल इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज। दूसरी पावर वही है कि एक्चुअल पावर जो मतलब आपको कैसे मिलेगी। स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम, सोशल हायरार्की इज मेंटेन्ड थ्रू सिस्टम्स लाइक कास्ट, क्लास, एस्टेट और स्लेवरी। तो वही है स्ट्रेटिफिकेशन, तो जैसे सोरोकिन ने बोला है कि भाई हर समाज में होके ही रहेगा, बिना स्ट्रेटिफिकेशन का कोई समाज नहीं होता। तो सोशल हायरार्की मेंटेन की जाती है समाज में स्ट्रेटिफिकेशन की वजह से। अब इट कैन बी बेस्ड ऑन कास्ट, जो कि एस्क्राइब्ड होती है, मतलब आपको जन्म से ही मिल जाती है और उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ज़ीरो मोबिलिटी होती है। क्लास होती है जो आपके एक तरह से वैसे हिंदी में क्रूर शब्दों में कहें तो आपकी औकात क्या है, कितना आपके पास माल है, उसके हिसाब से क्लास होती है। तो आप अपर क्लास हैं कि मिडिल क्लास हैं कि लोअर क्लास हैं, और ये रिजिड नहीं होती, इसमें हाई मोबिलिटी होती है। आप केबीसी में जाइए, 5 करोड़ का इनाम जीतिए, एकदम से आप अपर क्लास बन सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास एस्टेट सिस्टम था, इसमें नोबिलिटी थी, क्लर्जी था और पीजेंट्स थे, ठीक है? उसके बाद स्लेवरी, वही मास्टर एंड स्लेव वाली ओनरशिप, ठीक है? उसके बाद सोशल मोबिलिटी डिस्क्राइब्स द ईज और डिफिकल्टी ऑफ मूविंग बिटवीन सोशल लेयर्स, क्लोज सिस्टम्स लाइक कास्ट रेस्ट्रिक्ट मोबिलिटी वाइल ओपन सिस्टम्स अलाउ इट, ठीक है? तो ये हम देख लिया है। सो स्ट्रेटिफिकेशन होना ज़रूरी है मोबिलिटी के लिए, जब भी ऊपर नीचे आप ट्रैवल करेंगे, ठीक है? तो कास्ट सिस्टम क्या होते हैं, एस्क्राइब्ड सिस्टम्स, तो बेसिकली जो होते हैं जन्म से ही जो चीज़ें लग जाती हैं आपके ऊपर, वो क्या होते हैं, क्लोज सिस्टम्स होते हैं। जैसे कास्ट सिस्टम्स, आप लोअर कास्ट में पैदा हो गए तो ज़िंदगी भर लोअर कास्ट ही रहेंगे, अपर कास्ट में पैदा हुए तो अपर कास्ट ही रहेंगे। लेकिन दूसरा जो होता है जहाँ पे कि आपकी एक तरह से अचीवमेंट्स को वो किया जाता है, वो होता है क्लास सिस्टम। तो आप अपनी क्लास चेंज कर सकते हैं अपनी मेहनत के बेसिस पे। लोअर क्लास में पैदा हुए फिर भी आप अपर क्लास जा सकते हैं, बेस्ड ऑन योर मेरिट एंड योर स्किल्स। एलियनेशन रेफर्स टू द वर्कर्स सेंस ऑफ डिस्कनेक्शन फ्रॉम देयर लेबर प्रोडक्ट और सेल्फ, मोस्ट विजिबल इन मॉडर्न कैपिटलिस्ट वर्क एनवायरनमेंट, ठीक है? तो ये एलियनेशन कार्ल मार्क्स का कंसेप्ट था। प्रॉपर ये हमारे यूनिट 4 में एक टॉपिक भी है पूरा का पूरा, तो इसको हमने अच्छी तरह पढ़ा, मतलब पढ़ा भी है। इसका कहने का मतलब ये होता है कार्ल मार्क्स का कि सेंस ऑफ डिस्कनेक्शन फ्रॉम देयर लेबर, मतलब कि आप जो भी काम कर रहे हैं उससे आपका रिलेशन क्या है। जैसे आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में बहुत एक असेंबली लाइन में काम कर रहे हैं, आपका काम है बस एक बटन, कोई मतलब एक पर्टिकुलर एक बटन को दबाना है बार बार, जिससे कि वो ख़राब चीज़ें हटा देता है। तो अब आप क्या है ना, जो एक्चुअल प्रोडक्ट बन रहा है उससे आपकी कोई ओनरशिप नहीं है, आपको पता भी नहीं है वो बन रहा है, क्योंकि आप उसको बिना खरीदे ले भी नहीं सकते। मान लीजिए आप मारुति 800 तो अब नहीं आती, मारुति की फैक्ट्री में वर्कर हैं, तो जो मारुति का प्रोडक्ट निकलता है बाद में 10 लाख रुपए की जो कार निकल कंपनी बेचती है, उस पर आपको कोई ओनरशिप नहीं है, आपको कोई हक नहीं है। आपको सैलरी मिल गई, अब आप अपने घर चाहिए, आपको अगर वो गाड़ी खरीदनी है तो हर आम आदमी की तरह आपको भी 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे।
तो देयर इज़ नो कनेक्शन बिटवीन यू एंड योर लेबर। लेकिन पहले के ज़माने में जैसे कोई खाती है, खाती मतलब कारपेंटर, वो क्या कर रहा है, कुर्सी बना रहा है एक, कुर्सी टेबल का किसी ने मतलब बनाने को बोला है, तो क्या है ना, उसका जो प्रोडक्ट है वो उसमें जो मर्जी कर सकता है, उसे कोई बताने वाला नहीं है। मतलब ऐसा तो नहीं है बताने वाला, भाई जैसे जो भी जिसने भी ऑर्डर दिया है वो थोड़ा बहुत तो बताएगा भाई मुझे ऐसी ऐसी चाहिए, लेकिन उसमें अपना वो दिमाग लगा सकता है, मैं थोड़ा इसको ऐसे बना देता हूँ, थोड़ा वैसे बना देता हूँ, कोई नई टेक्नोलॉजी मतलब अपने हिसाब से कर सकता है, मतलब उसकी फुल ओनरशिप है उस काम के प्रति, उस प्रोडक्ट के प्रति, उसमें मैं चाहूँ कैसा भी चाहूँ कर सकता हूँ। दूसरी बात, अगर उसको खुद के घर के लिए चाहिए कोई टेबल कुर्सी, तो उसे कोई खरीदनी नहीं पड़ेगी, वो खुद के लिए बना सकता है। तो एक फुल ओनरशिप या फुल कनेक्शन विद योर प्रोडक्ट होता है पुरा मतलब प्रिमिटिव उसमें। बेसिकली तो कैपिटलिज्म से पहले जो सोसाइटीज़ थी, लेकिन उसके बाद जब से क्या हुआ, वेज लेबर स आए। लेबर मतलब जब से हम क्या करने लग गए, वी स्टार्टेड सेलिंग अवर टाइम फॉर मनी। मतलब जो भी आप जैसे ऑफिस जाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप पूरा दिन देते हैं ना, 9 घंटे काम करो उसके बदले मुझे, तो आप अपना टाइम ट्रेड कर रहे हैं। तो आप कुछ उसमें कोई प्रोडक्ट के साथ आपकी कोई कनेक्शन नहीं बनती। जैसे आप आईटी कंपनी में काम करते हैं, मान लीजिए कोई कंपनी लीजिए, गूगल में काम करते हैं, बहुत बड़ी कंपनी है, उसका जो सर्च इंजन है, उसमें आप एक छोटा-सा कोई कोड लिखते होंगे, कोई लिखते हैं ना, सी प्लस प्लस कोड वगैरह होते हैं ना, तो अब वो गूगल की कंपनी का है वो सर्च इंजन, आपका कुछ नहीं है उसमें। आपको जब तक गूगल के हो, जब तक आप वहाँ पे काम कर रहे हो, जिस दिन आपको एप्पल ने ज़्यादा पैसा दे दिया कि भाई गूगल में आपको 1 लाख रुपये महीना मिलता था, एप्पल कहेगा हम 2 लाख दे देंगे, आप वहाँ आ जाएंगे। तो आपको भी पता है कि जो प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है जो गूगल का सर्च इंजन, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है, वो गूगल वालों का है और मेरी सैलरी है। ठीक है, तो ये एलियनेशन का वो होता है। और इसमें ये होता है कि पुराने ज़माने में जब खुद हम मतलब कम स्केल पे चीज़ें थी, भाई खाती कोई कुर्सी बना रहा है तो 1-2 ही तो बनाएगा। तो मतलब एलियनेशन कम था, कनेक्शन विद योर फाइनल प्रोडक्ट ज़्यादा था। बाद में जैसे-जैसे कैपिटलिज़्म आया, हम अपने सैलरी बेस्ड हो गए, सैलरी के लिए काम करने लग गए, तो एलियनेशन बढ़ गया। हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट से कोई रिलेशन रहा नहीं। ठीक है? तो अब हमारे पास जैसे ये हमको देखनी है स्लेव सोसाइटी। सिलेबस में इसमें क्या दे रखा है? स्लेव सोसाइटी, उसके बाद है फ्यूडल, देन कैपिटलिस्ट। ये 3 हमारे दे रखी है पढ़ने के लिए। अब इसमें स्लेव होती है एक्चुअली सेकंड नंबर पे आती है, ये थर्ड पे आती है, ये फोर्थ पे आती है। और ये नंबर रैंकिंग कौन सी है? बेसिकली ये कार्ल मार्क्स ने 5 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी बताई थी अपने हिस्टोरिकल मेटरलिज्म के उसमें। ठीक है? तो इसमें 5वीं स्टेज कौन सी होती है? मतलब ज़्यादा इसमें आश्चर्य की बात नहीं, कार्ल मार्क्स हैं तो वो क्या होगी? कम्युनिज्म होगी। और ये फाइनल और सबसे बेस्ट स्टेज मानी जाती है कैपिटलिज्म का मार्क्सवाद में, वामपंथियों द्वारा। पहली स्टेज होती थी प्रिमिटिव सोसाइटी, जहाँ पे वो हंटिंग गैदरिंग करते थे ना, उसको बोलते थे कार्ल मार्क्स प्रिमिटिव कम्युनिज्म, प्रिमिटिव सी बोल देते हैं हम। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेज थी। इसको तो सिलेबस में दिया नहीं, तो पढ़ने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। और वैसे इसमें कुछ है भी नहीं, वही हंटिंग गैदरिंग वाली सोसाइटीज़ होती थी। एग्रीकल्चर कुछ होता नहीं था, लोग अपना या तो शिकार कर लिया या पड़े हुए फल वल उठा लिए, वो खा लिए। तो इसको प्रिमिटिव कम्युनिज्म इसलिए बोला था। कम्युनिज्म का मतलब क्या होता है? एक दूसरे जैसे को एग्जिस्टेंस, कम्यून कम्यून में रहना। तो जैसे भाई ये प्रिमिटिव उसमें क्या होता है, सोसाइटीज़ में 100 10 20 लोगों का एक ह्यूमंस का एक ग्रुप होता था, वो चलता रहता था, नोमैडिक लाइफ जीता रहता था। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई हंटिंग कर रहा है, कोई बड़े बुजुर्ग है तो छोटे बच्चों को संभाल रहा है, सब अपना अपना कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। तो एक प्रिमिटिव सॉर्ट ऑफ कम्युनिज्म था। कोई ओनरशिप नहीं थी किसी की, क्योंकि ओनर ओन करने के लिए कुछ था ही नहीं। भाई शिकार आज कोई मारा, आज ही खा लिया, तो ओन क्या करोगे आप? ठीक है? तो मतलब कैपिटलिज्म कम्युनिज्म में फ़र्क ही सबसे बड़ा क्या है? वो है प्राइवेट ओनरशिप। अगर ये प्राइवेट ओनरशिप खत्म कर दी जाए तो फिर कैपिटलिज्म और इसमें कोई फ़र्क बचता नहीं है। ठीक है, तो प्रिमिटिव कम्युनिज्म में कुछ नहीं था ओन करने के लिए। यही मार्क्स ने कहा कि अल्टीमेटली कैपिटलिज्म के बाद ये जो कम्युनिज्म आएगा, ये रिफाइंड फाइनल कम्युनिज्म होगा, मॉडर्न कम्युनिज्म, और इसमें भी प्राइवेट ओनरशिप नहीं होगी। ठीक है, तो ये भी हमें नहीं पढ़ना है, हमें तो इन तीनों पे ही ध्यान देना है। ठीक है, तो जब ये स्लेव सोसाइटी पढ़ते हैं, तो इट्स सेकंड स्टेज इन मार्क्सिस्ट एवोल्यूशन, ये हमने देख लिया, सेकंड स्टेज होती है ये। स्लेव सोसाइटी इज द सेकंड स्टेज इन मार्क्स थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मेटलिज्म, मेकिंग द बिगिनिंग ऑफ क्लास बेस्ड सोसाइटी। ठीक है, तो इससे पहले मतलब क्लासेस पहली बार बनी यहाँ पे। इससे पहले तो प्रिमिटिव कम्युनिज्म था। तो भाई जब भाई ह्यूमंस 10 या 20 या मैक्सिमम 30 या 50 पकड़ लो, इस इतने छोटे ग्रुपों में घूम रहे हो, नोमैडिक लाइफ जी रहे हैं, ओन करने के लिए कुछ है नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसी कोई कंसेप्ट है ही नहीं, तो कहाँ से क्लासेस बनेंगे? अपर क्लास कौन है, लोअर क्लास कौन है? सब एक ग्रुप है, वो चल रहा है।
ठीक है। तो उसके बाद जब ये स्लेव सोसाइटीज़ आई ना, तो पहली बार क्या हुआ, पहली बार क्लास बेस्ड सोसाइटीज़ बनी। इमर्जेंस ऑफ क्लास डिवीजन, सोसाइटी बिकम डिवाइडेड इनटू अ स्लेव ओनिंग रूलिंग क्लास एंड एनस्लेव्ड वर्किंग क्लास, इंट्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटी। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, बेसिकली तो एग्रीकल्चर के बाद आया। एग्रीकल्चर के बाद क्या हुआ, एग्रीकल्चर की वजह से पहले क्या थे, ह्यूमंस थे हम नोमैड्स। नोमैड का मतलब ये नहीं कि नोमैड मतलब पागल तो नहीं है, नो पागल ऐसा, चलो ये तो ठीक है। तो नोमैड्स क्या होते हैं, जो एक जगह टिक के नहीं रहते, घूमते रहते हैं। भाई यहाँ रुके, कुछ खाया, शिकार किया, फिर आगे बढ़ गए, फिर कुछ शिकार किया। एग्रीकल्चर आया फिर उसके बाद, एग्रीकल्चर की वजह से क्या हुआ, ह्यूमंस ने एक जगह रहना शुरू किया। भाई अब ये हमारी जगह, हम यहीं रहेंगे। तो वहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने ज़मीन पे खेती करना शुरू किया। खेती करने से क्या होता है, खेती करने से दो चीज़ें हो जाती है। एक तो होता है ओनरशिप आती है, क्योंकि आप अनाज को या जो भी आप कर रहे हैं उसको स्टोर कर सकते हैं। तो स्टोर, जब भी आप चीज़ों को स्टोर करने लग जाएंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनरशिप आ जाएगी। भाई ज़रूरी थोड़ी कि पैसा ही हो या सोना या चांदी हो। भाई उस ज़माने में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, क्रॉप्स। तो किसके पास ज़्यादा गेहूं है, जिसके पास ज़्यादा फसल है, वो ज़्यादा अमीर हो गया, ओनरशिप आ गई। दूसरी चीज़ आई सरप्लस। सरप्लस का मतलब क्या होता है, जितना चाहिए समाज को खाने के लिए, उससे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। तो ज़्यादा प्रोड्यूस होने से क्या होता है, कुछ लोग पावरफुल हो जाते हैं, क्योंकि बस ज़्यादा एक्स्ट्रा आ गया है। तो फिर मतलब वो फिर मतलब फिर पूरी एक तरह से ह्यूमन सोसाइटी फिर बनती है। फिर उसके बाद उसकी वजह से वॉर्स होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। वॉर्स में क्या होता है, फिर वॉर के बाद, पहले के ज़माने में बोलते थे इसको स्पॉइल्स ऑफ वॉर। स्पॉइल्स ऑफ वॉर मतलब एक तरह से लूट बोल दो, लूट मतलब लड़ाई आपने जब जीत ली तो फिर लूट लो, जो भी जिस पे भी आपने आक्रमण किया था। तो उसमें मतलब वो तो पैसा वैसा तो लूट ही लेते थे, उसमें एक चीज़ और लूटी जाती थी, वो होती थी स्लेव्स। भाई अब आपने किसी देश पे या किसी उस पे कब्जा मतलब हमला किया, तो अब क्या करो, उनको मारोगे थोड़ी इतने सारे लोगों को, क्योंकि मारने का फायदा क्या है। तो उनको क्या करते हैं, स्लेव बना लेते थे। भाई इनको बंदी बना के ले चलो अपने यहाँ पे, और इनसे क्या करेंगे, इनसे काम करवाएंगे, क्योंकि ये क्या है, स्लेव्स हैं, अब ये फ्री में काम करेंगे एक तरह से। हमें वो मिल गए बैठे बैठे फ्री के नौकर। तो इससे बनती थी ये हमारी स्लेव सोसाइटी। डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट, स्टेटिज्म, द स्टेट इमर्जेस एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज बाय द स्लेव ओनिंग क्लास टू कंट्रोल एंड सप्रेस स्लेव्स। ठीक है, तो ये जो स्टेट होता था, ये स्टेट के द्वारा ही एक तरह से, स्टेट के द्वारा प्रमोटेड था ये स्लेवरी, कि भाई स्लेव्स तो होने चाहिए, क्योंकि देखिए स्टेट ही तो आक्रमण करेगा दूसरे स्टेट पे। आपकी जो सरकार है, आपकी जो रूलिंग पावर एंटिटी है, वो दूसरी रूलिंग एंटिटी पे या दूसरे बगल वाले देश पे आक्रमण करेगी, और वहाँ से जब वो जीत जाएंगे हम लोग, तो फिर वहाँ से जो भी लोग बचेंगे जिंदा, उनको हम के स्लेव बना लेंगे। तो जो स्टेट, हमारी जो सरकार है, इट इमर्ज एज इंस्ट्रूमेंट यूज बाय द स्लेव ओनिंग क्लास टू कंट्रोल एंड सप्रेस स्लेव्स। तो ये जो स्लेव ओनिंग क्लास होती थी, ये भी बेसिकली वही रूलर्स होते थे या पैसे वाले लोग होते थे। तो कंट्रोल करने और सप्रेस करने, मतलब स्लेवरी तो लीगल ही थी, तो कंट्रोल और क्या करोगे उसमें, मतलब और ज़रूरत ही क्या है। स्लेवरी आप लीगल है, आप जितने मर्जी स्लेव रख सकते हैं। इवन ये कितने आपके पास स्लेव्स हैं, ये भी एक तरह से स्टेटस सिंबल होता था। जैसे आज के ज़माने में गाड़ियाँ होती ना, क्या मेरे पास तो कौन सी चल रही है आजकल, फॉर्च्यूनर है। तो उस ज़माने में होता था, भाई मेरे पास तो 100 स्लेव हैं, कोई मेरे पास तो 500 हैं। फिर कोई आता था अंबानी का लड़का, मेरे पास 10,000 हैं, सब भग जाते थे फिर सुन के। ठीक है। राइज ऑफ एग्रीकल्चर, लार्ज स्केल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बिगेंस अलाउिंग फॉर सेटल्ड सोसाइटीज एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, तो ये लार्ज स्केल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन शुरू हुई किसकी वजह से, स्लेव्स की वजह से। भाई स्लेव्स हैं, फ्री की लेबर मिल गई आपको, करवाओ उनसे खेती। ठीक है, तो उससे बहुत सारी प्रोडक्शन होएगी, सेटल्ड सोसाइटीज़, और फिर जब फ्री में आपको इतना स्लेव लेबर मिल गई है और एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रही है, तो आपकी पॉपुलेशन भी ग्रो करेगी। इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, सिटीजन स्टार्ट ओनिंग मोर देन पर्सनल गुड्स, लैंड एंड स्लेव्स बिकम मेजर सोर्स ऑफ प्राइवेट वेल्थ। तो एक तरह से वही मतलब समाज शुरू हो गया ना। सबसे पहले वही चीज़ आई, सरप्लस। सरप्लस होने से क्या हुआ, ओनरशिप का कंसेप्ट आया कि ये मेरा है, ये तेरा है। तो बस एक बार वो कंसेप्ट आ गया, फिर तो चीज़ें भाई कुछ भी किसी की भी हो सकती हैं। तो जैसे जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा और लोगों ने गुड्स बनाने शुरू करे, साथ की चीज़ें और बनी, फर्नीचर बनना शुरू हुआ, मटके वगैरह घर के जो चीज़ें होती हैं, तो ओनरशिप बढ़ी। लैंड एंड स्लेव्स बिकेम मेजर सोर्स ऑफ प्राइवेट वेल्थ। तो दो ही चीज़ें थी अपनी प्राइवेट वेल्थ दिखाने के लिए। जैसे हमने देखा ना, कितने स्लेव्स हैं आपके पास, ये भी एक स्टेटस सिंबल हो गया, और आपके पास कितनी लैंड है। लैंड तो खैर आज के ज़माने में भी है। पॉलिटिकल सिस्टम, ड्यूअल नेचर, बोथ डेमोक्रेसी एंड
अथॉरिटेरियन एम्पायर्स ड्यूरिंग डेवलप ड्यूरिंग दिस स्टेज। ठीक है, अब ये डेमोक्रेसी तो बहुत ही कम जगह थी, हालांकि वही बात है ना, जैसे बोलते हैं 2000 साल पहले रोम में, एथेंस वगैरह में डेमोक्रेसी थोड़ी बहुत जगह आ गई थी, तो डेमोक्रेटिक वो भी थे जहाँ पे ये सीनेट्स वगैरह होते थे, जहाँ पे ये बैठ के वोट वोट करते थे कि भाई इतना क्लियर नहीं था जैसे आज के ज़माने में हर आदमी वोट करेगा, सिर्फ कुछ बड़े लोग ही वोट करके वो कर सकते थे। बेसिकली ओलिगार्की टाइप आप मान सकते हैं। ओलिगार्की में तो बहुत कम लोग एक तरह से होते हैं, लेकिन थोड़े और ज़्यादा पकड़ लीजिए आप, अपर क्लास एक तरह से, लैंड या वो बोलते हैं लैंड ओनिंग पीपल, जिनके पास ज़मीन है उन्हीं को सिर्फ वोट करने का अधिकार है। ठीक है, बाकी फिर अपने अथॉरिटेरियन एम्पायर, सिंपल जो जो मतलब वो जो एक तरह से मोनार्क हो गया या कोई एक सिंगल रूलर हो गया। ठीक है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड एंड स्लेव्स आर द प्राइमरी मीन्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन बोथ कंट्रोल्ड बाय द रूलिंग क्लास। ठीक है, तो मेन मीन ऑफ प्रोडक्शन क्या हुआ, लैंड एंड स्लेव्स। लैंड पे क्या होगा, लैंड पे होगा एग्रीकल्चर, और ये करेगा कौन, ये करेंगे हमारे स्लेव्स, और हम क्या करेंगे, बैठ के खाएंगे। ये कंसेप्ट था उस जमाने में। ठीक है, कंडीशन ऑफ द मेजोरिटी, मोस्ट पीपल इंक्लूडिंग स्लेव्स एंड वुमेन आर प्रॉपर्टी लेस एंड डिस्पोजेस्ड, लैकिंग राइट्स एंड ओनरशिप। ठीक है, तो स्लेव्स और वुमेन, अब इनको वुमेन को भी किसी तरह, इवन चाहिए मतलब अपर क्लास की वुमेन, अपर क्लास मतलब नॉन स्लेव वुमेन हो, जैसे बेसिकली मतलब जो ओनर्स है स्लेव के, उनकी कोई उनकी वाइफ है या उनकी बेटी है, स्टिल वुमेन वर मतलब वुमेन डिडंट हैव एनी राइट टू ओन प्रॉपर्टी एंड वर डिस्पोजेस्ड। ठीक है, तो वुमेन भी मोर और लेस स्लेव्स ही थी, मतलब ऐसा नहीं उनसे लेबर कराई जाती थी, बट दे डिडंट हैव एनी से, मतलब जब तक किसी महिला की शादी नहीं हुई तो उसे अपने मतलब पिताजी की बात सुननी पड़ती थी, उसके बाद अपने हस्बैंड की बात सुननी पड़ती थी। ठीक है, लैकिंग राइट्स एंड ओनरशिप, जैसे हमने अभी देखा था ना, वो थोड़ा बहुत कई जगह रिपब्लिक आ गई थी, वोट वगैरह देने का अधिकार था, तो वुमेन को नहीं था वो। Slaves as labor force, slaves work without pay and are treated as property, they form backbone of economic production। ठीक है, मैंने देख लिया लैंड में क्या होगा, एग्रीकल्चर, और कौन करेगा, स्लेव, क्योंकि ये क्या है, ये फ्री लेबर है, जितना मर्जी इनसे काम कराओ और आप बैठे बैठे मतलब आपकी इनकम बढ़ती रहेगी। एंड दे वर ट्रीटेड एज प्रॉपर्टीज, बेसिकली दे वर ट्रेडेड लाइक कैटल्स, जैसे भाई कितने आपके गाय भैंस होते हैं, बकरियां होती हैं, इसी तरह स्लेव्स होते थे, ये आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उनसे जो मर्जी आप करवाओ। दे बिकेम दे फ्रॉम द बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्शन, मतलब इतने वो इंपॉर्टेंट थे कि वो पूरी इकोनॉमिक प्रोडक्शन उन स्लेव्स पे ही डिपेंड करती थी, अगर वो मतलब एक तरह से स्लेव्स ना हो तो पूरी इकोनॉमी खत्म हो जाए। स्टेटस वुमन, वुमेन लाइक स्लेव्स आर लार्जली एक्सक्लूडेड फ्रॉम ओनरशिप एंड पावर, रीइंफोर्सिंग पैट्रियार्कल कंट्रोल। ठीक है, तो वुमेन भी मतलब स्लेव्स की तरह, उस तरह से तो स्लेव नहीं थी कि उनसे कोई फ्री की लेबर करवाई जा रही है, लेकिन बट दे डिडंट हैव एनी राइट्स ऑफ ओनरशिप एंड पावर। सारे राइट्स किसके पास थे, मेन के पास थे, आदमी पुरुषों के पास थे। क्राइसिस एंड कोलैप्स, द सिस्टम बिकेम अनसस्टेनेबल ड्यू टू डिपेंडेंस ऑन कॉन्स्टेंट कन्क्वेस्ट एंड एक्सपेंशन ऑफ न्यू स्लेव्स। ठीक है, तो हमने बात की थी स्लेव्स आते कैसे थे, भाई भगवान तो स्लेव बना के भेजता नहीं है, स्लेव आते थे जब आप किसी दूसरे राज्य पे हमला करते थे और जीत जाते थे, तो जो वहाँ की जो पॉपुलेशन होती थी उनको आप क्या बना लेते थे, स्लेव बना लेते थे। अब भाई जब ये कॉन्क्वेस्ट जो थे दूसरे राज्यों के ख़त्म हो गए, कि भाई कितने करोगे, या आपकी एक मिलिट्री पावर भी एक लिमिटेड ही है, सबसे तो लड़के आप जीत नहीं सकते, तो जैसे जैसे ये लड़ाइयाँ, ये कॉन्क्वेस्ट कम होने लगे, तो स्लेव्स भी क्या होने लगे, कम होने लगे। स्लेव्स कम होने लगे तो एग्रीकल्चर कम हो गया, तो पूरी एक तरह से इकोनॉमी डाउन पे आ गई, क्योंकि फ्री की लेबर तो स्लेव से ही मिलती थी। ठीक है, तो इस वजह से ये जो स्लेव सिस्टम था ये एक तरह से डिक्लाइन पे आया, क्योंकि उसका रीज़न क्या था, लेस कॉन्क्वेस्ट, मतलब और लड़ाई झगड़े, मतलब उस तरह के होने कम हो गए, या नए स्लेव्स बनने कम हो गए बिकॉज ऑफ लेस कॉन्क्वेस्ट। Transition to next stage. The aristocracy born within slave society ultimately leads to its downfall, paving the way for feudalism। ठीक है, तो जो एरिस्टोक्रेसी बॉर्न हुई थी, एरिस्टोक्रेसी क्या होती है, जो मतलब इस तरह का क्लास होता है ना जिनके पास बहुत सारी ओनरशिप होती है, उनके पास बहुत सारी लैंड है, या फिर वो रूलिंग क्लास में आते हैं। बेसिकली उनको अपना जीवन चलाने के लिए कुछ भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, उनके या तो स्लेव्स काम कर रहे हैं या फिर वो खुद रूलिंग क्लास में, तो उनको टैक्स मिल रहा है। तो बेसिकली हाई क्लास जो लोग होते थे उस ज़माने में, तो चाहे वो आपके रूलिंग क्लास हो गई या पैसे वाले रिच मर्चेंट्स हो गए या जो भी हैं, तो उनकी वजह से डाउनफॉल आया, क्योंकि वो फिर एक तरह से स्टेट आपका वीक हो गया, उतनी मिलिट्री पावर रही नहीं कि और कॉन्क्वेस्ट कर पाएँ।
फिर अल्टीमेटली क्या हुआ, ये जो स्लेवरी वाला सिस्टम है ये हमारा खत्म हो गया। और उसके बाद क्या आया, फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म में भी ये जो एरिस्टोक्रेसी थी यही मेन एक तरह से लोग थे, रूलिंग क्लास यही थी, एरिस्टोक्रेसी। लेकिन वो उसमें थोड़ा एक तरह से डिवीजन हो गया, हम देखते हैं आगे। ठीक है, तो फ्यूडल फ्यूडल सोसाइटी क्या थी हमारी, एस्टेट बेस्ड एग्रेरियन इकोनॉमी। तो यहाँ भी एग्रीकल्चर ही मेन चीज़ है, लेकिन यहाँ पे उतना क्रूड फॉर्म नहीं था कि वो स्लेवरी वाला करते, तो यहाँ पे भी ही काम मतलब मजदूर ही थे, बहुत ही उनको कम पैसा दिया जाता था, लेकिन वो उस तरह की स्लेवरी नहीं थी कि मतलब बिल्कुल ही उनको भेड़ बकरियों की तरह खरीदा बेचा जाए। मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी एग्रीकल्चर वाज द प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी इन फ्यूडल एग्रेरियन सोसाइटीज। ठीक है, तो हमने देख लिया। इससे पहले जो थी स्लेव वाली, उसमें भी क्या था, एग्रीकल्चर ही था, और उसके बाद भी एग्रीकल्चर। बेसिकली तो कहने का मतलब ये है कि इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन जो अपनी आई है 1700 के करीब, इससे पहले जो भी समाज था उसमें सब में एग्रीकल्चर ही एक तरह से मेन था। इवन इंडिया का एग्जांपल ले लीजिए, 1960s या 70s तक इंडिया, और आज भी इवन गांव में चले जाइए, हालांकि आज इंडिया बहुत बदल गया है, सर्विस बेस्ड इकोनॉमी बन रहे हैं हम। ठीक है, लेकिन 70s या 80s तक हम मतलब प्राइमरली वी वर एन एग्रेरियन इकोनॉमी। ठीक है, तो इसमें भी फ्यूडल में भी क्या होता है, एग्रीकल्चर वाज द प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन, द फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन वाज बेस्ड ऑन कंट्रोल ओवर लैंड विद लैंड ओनर्स एक्सट्रैक्टिंग लेबर और रेंट फ्रॉम पीजेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो सोर्स ऑफ पावर की हमने बात करी थी ना, तो पावर यहाँ पे कहाँ से आती थी, लैंड से। लैंड से मतलब उसकी ओनरशिप से। आपके पास कितनी लैंड है उसी से आपकी एक तरह से समाज में आपका स्टेटस बढ़ जाता था। जिसके पास लैंड होती थी, लैंड ऐसे नहीं कि वो कुछ छोटा सा कोई टुकड़ा मिल गया, मतलब बड़ी लैंड एकड़ों में, ठीक है, उसको उसको बोलते थे नोबल, और उस लैंड को बोलते थे सर्फडोम। ये जैसे मान लीजिए ये लैंड है आपकी इतनी बड़ी, अब इसमें क्या होता था, आप इस लैंड के क्या है, नोबल हैं। बहुत इसके अलग अलग टाइटल्स होते थे, मैनर लॉर्ड बोलते थे इनको, लॉर्ड्स भी बोलते थे, लॉर्ड ऑफ द मैनर्स होते थे ये, और भी मतलब बहुत तरह के इनको टाइटल्स दिए जाते थे। बेसिकली अगर मोटा मोटी बोला जाए तो एक तरह से मालिक, उस ज़मीन का मालिक हो गया ये। और यहाँ पे क्या आता था, यहाँ पे मजदूर रहते थे जो कि काम करते थे इस लैंड पे। काम क्या हो गया, एग्रीकल्चर का काम। तो इसमें जो ये मालिक होता था, ये लॉर्ड होता था, ये इनको यहाँ पे रहने देता था, खाना खाने देता था, भाई जो भी फसल हो इसमें से थोड़ा आप भी अपना खा लो, अपने बीवी बच्चों को खिला दो, मतलब आपका भी जीवन चल जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं देता था कि आराम से चल जाए, इतना कि ज़िंदगी आपकी चल जाए। और ये देवर टाइड टू अ पर्टिकुलर लैंड, कि भाई ये जो है मजदूर ये इस वाली लैंड का है, या इस वाले मतलब कोई नाम रख दो इसका, कोई ए रख दो, लैंड ए, तो ये लैंड ए का है। इस तरह से होता था वो देव, मतलब वो पूरी ज़िंदगी उनकी फिर उसी लैंड पे बीतती थी। लेकिन उतना क्रूड फॉर्म नहीं था कि वो स्लेव्स ही हो उसके। ठीक है, लिमिटेड enhanced division of labor compared to slave societies. The division of labor was more developed within the society structured into three main estates: nobility, clergy and serfs. ठीक है, तो ये जो नोबल्टी होती थी, हमने देख लिया नोबल्टी कौन हो गई, नोबिलिटी ये हो गए आपके रूलर्स, एक तो राजा, राजा के मंत्री, फिर ये आपके लॉर्ड्स, इन 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 ये जो सर्फडोम है ना, आपके एस्टेट्स बोलते थे इनको, एस्टेट हैं जो इनके जो मालिक हैं वो भी सब नोबल्टी हो गए। बेसिकली हाई हाई क्लास जितने भी लोग हैं वो सब क्या हो गए, नोबल्टी हो गए। उसके बाद आती क्लर्जी। क्लर्जी मतलब चर्च के लोग, पोप हो गया, पादरी हो गए, जो भी चर्च से एसोसिएटेड है वो क्लर्जी में आ गया, तो वो भी एक तरह से हाई क्लास ही हो गया बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस एसोसिएशंस। ठीक है, उसके बाद तीसरा होता था सर्फ्स। ये होते थे आम लोग, हमारे और आपके जैसे, सर्फ्स बोल लीजिए, पीजेंट्स बोल लीजिए, इसलिए इनको सर्फडोम बोला जाता था इस एस्टेट को, क्योंकि यहाँ पे सर्फ्स काम करते थे और इनके पास ज़्यादा कोई अधिकार नहीं होते थे, सिर्फ अपना ज़मीन पे खेत मतलब मजदूरी कर सकते हैं, मजदूरी वो एग्रीकल्चर वाली मजदूरी, और उसमें थोड़ा सा जो मिले वो अपने रख सकते हैं अपने खाने के लिए। लिमिटेड सरप्लस एंड इमर्जिंग मार्केट्स, वाइल एग्रीकल्चर सरप्लस एग्जिस्टेड इट वाज मोडेस्ट एंड ग्रोथ ऑफ मार्केट्स वाज ग्रेजुअल एंड लिमिटेड। ठीक है, तो एग्रीकल्चर सरप्लस होता था, बहुत कम होता था, मॉडेस्ट होता था, और उसको जो मालिक होता था ज़मीन का, एस्टेट का जो भी लॉर्ड है वो अपना रख लेता था, और ग्रोथ है वो बहुत लिमिटेड है, क्योंकि कोई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ऐसा कुछ खास होता नहीं था। वही एग्रीकल्चर है वो चला आ रहा है, खेती हो रही है, अपना सब काम चल रहा है, तो ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं थी। सारा जो खेल हुआ है ये किसके बाद हुआ है, ये हुआ है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद।
Low social mobility was extremely restricted as roles within the estates were ascribed by birth, making society largely closed। ठीक है, तो ये भी अपने वो क्या है ना, कास्ट सिस्टम जैसा हो गया। भाई जो नोबिलिटी है उसका बच्चा भी क्या बनेगा, नोबल बनेगा। क्लर्जी तो भाई चर्च में तो शादी वादी अलाउड ही नहीं है, तो क्लर्जी का तो बच्चे होंगे ही नहीं, तो उनका तो बच्चों का सवाल ही नहीं है। और बाकी जो सर्व्स या पीजेंट्स थे उनके बच्चे भी सर्व बनेंगे। तो जन्म से ही एक तरह से वो बना दिया गया और फिक्स रहता ही है। तो इसलिए सोशल मोबिलिटी मतलब बहुत ही मिनिमम मान लो, कोई बहुत ही कोई ऐसा किसी ने कुछ कर दिया तो वो कुछ बन सकता है, वो भी मतलब बहुत ही लिमिटेड, मतलब इक्वल टू जीरो बोल सकते हैं कि नील, नो सोशल मोबिलिटी भी बोल सकते हैं, लेकिन हाँ एक्सट्रीमली रिस्ट्रिक्टेड लिखना ज़्यादा सही है। ठीक है, उसके बाद लो एलियनेशन। अब जैसे हमने इससे पहले एलियनेशन की बात की थी ना, तो वर्कर्स पर्टिकुलरली पीजेंट्स एंड सर्व्स एक्सपीरियंस लो एलियनेशन ड्यू टू रिलेटिव ऑटोनोमी इन देयर वर्क, मिनिमम स्पेशलाइजेशन एंड द एब्सेंस ऑफ रिजिड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। भाई देखो, अब वो जैसे आप इस पर्टिकुलर ज़मीन पे काम कर रहे हो, ये क्या है कि ये सर्फ डोम है, तो भाई यहाँ पे कोई खेती का काम कर रहा है, कोई पेड़ों को सही कर रहा है, कोई लकड़ी काट के उससे फर्नीचर बना रहा है खुद के लिए और अपने जो लॉर्ड हैं उनके लिए। तो बेसिकली क्या है ना कि ओनरशिप तो अभी भी है। वो जैसे कोई जो भी लकड़ी काट के कुर्सी बना रहा है उसमें अपना दिमाग लगा सकता है, यार ये वाली कुर्सी बनाऊंगा तो मालिक ज़्यादा खुश होंगे, फिर ज़्यादा मिठाई देंगे। ठीक है, कुछ भी मतलब अपना कर सकता है, उसकी एक सेंस ऑफ ओनरशिप है उसके अंदर, वो अपने हिसाब से डिसीजन ले सकता है। तो बेसिकली आपका जो प्रोडक्ट है ना, आपका जो एक तरह से काम है, उसका जो एंड प्रोडक्ट है, उससे आपकी नज़दीकी कितनी है, ये एक तरह से एलियनेशन में देखी जाती है। जितनी ये दूरी बढ़ती है उतना ही एलियनेशन बढ़ जाता है। तो इसमें भी मोर और लेस एलियनेशन कम ही था, क्योंकि भाई जब खेती कर रहे हैं आप सर्वडॉम में, तो भी आप फसलें उगा रहे हैं, उस फसल को आप भी खाएंगे ही। भाई मेजोरिटी हिस्सा तो आपका लॉर्ड ले जाएगा, लेकिन आपको भी तो उससे मिलेगा खाना, उसी में से आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, तो लो यहाँ पे भी एलियनेशन का है, लो है। एंड एब्सेंस ऑफ रिजिड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स, कोई ऐसे रिजिड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स नहीं है जैसे आजकल मॉडर्न ज़माने में है कि भाई आपकी ये स्किल है तो आप यही काम कर सकते हैं, कोई भी कुछ भी कर लेता था। Role of religion and family. Religion continued to play a central role in social and economic life, and families remained important units of production and labor organization। ठीक है, अब ये जो डिवीजन था ना, स्टेट डिवीजन की, क्या नोबिलिटी, क्लर्जी और सर्फ, और इनकी रैंकिंग भी ऐसे थी। सबसे ऊपर तो क्लर्जी आती थी, और उसके बाद आते थे नोबल्स, उसके बाद आते थे आपके ये सर्व्स। तो ये बोला जाता था, इसको क्या बोलते थे, डिवाइन ऑर्डर। डिवाइन ऑर्डर मतलब दिव्य, दिव्य मतलब भगवान से दिया हुआ, मतलब भगवान ने ये ऑर्डर बनाया है। और ज़्यादातर ये भी कहा जाता है जो आपका राजा है, किंग है, वो क्या है, धरती पे भगवान का रूप है। मतलब ही इज रूलिंग इन द नेम ऑफ गॉड, मतलब गॉड अभी भगवान यहाँ प्रेजेंट नहीं है, इसलिए राजा रूल कर रहा है। तो इसलिए रिलीजन क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था लाइफ का। तो हर चीज़ रिलीजन से ही गवर्न होती थी, इसलिए क्लर्जी सबसे ऊपर आती थी। मतलब चाहे नोबिलिटी के हाथ में सारी पावर हो, लड़ाई झगड़ा वॉर वगैरह सब नोबिलिटी करती हो, लेकिन उनको क्लर्जी अगर मतलब को अपने उसमें विश्वास में लेना ज़रूरी था। क्लर्जी का विरोध नहीं कर सकते थे वो, क्योंकि अगर रिलीजन के अगेंस्ट कोई भी चला गया तो इवन सर्स भी उसकी बात नहीं मानेंगे। तो रिलीजन वॉज वेरी डोमिनेंट, प्लेड अ सेंट्रल रोल इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, एंड फैमिलीज रिमेन्ड द इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो फैमिलीज जो भी आप सर्व पे रह रहे हो अपनी फैमिली के साथ, वही आपके एक तरह से जीवन में सब कुछ है आपके लिए। Customary obligations. Economic relations were governed by customs and tradition. Peasants owed fixed duties to landlords, often without monetary exchange। ठीक है, तो भाई अब आपको वो मालिक जो है, लॉर्ड है, वो आपको अपने ज़मीन पे रहने दे रहा है, तो आपको कुछ ना कुछ आपको तो काम करना पड़ेगा ना। लेबर हो गई, रेंट हो गई, प्रोड्यूस हो गई। ठीक है, तो आपको बेसिकली तो अपना लेबर देना होता था। भाई आप खेती करिए उसकी ज़मीन पे, लकड़ी काटिए, जो भी काम है, गाय भैंस का मतलब कैटल्स को देखिए, उनका दूध निकालिए, जो भी करना है करिए। ठीक है, मॉनिटरी एक्सचेंज नहीं होता था, क्योंकि मॉनिटरी सिस्टम बहुत इतना डेवलप्ड था नहीं, तो ज़्यादातर क्या होता था, बार्टर होता था। बार्टर क्या रहता है कि भाई आपने मेरे लिए किया तो आप मेरे से, मैं आपके लिए वो कर देता हूँ। तो जो मालिक है, लॉर्ड है, वो आपको अपनी ज़मीन पे रहने दे रहा है। ठीक है, उस जो आप खेती करते हो उसमें से थोड़ा सा खाना आप भी खा सकते हैं, वहीं पे ज़मीन पे आप उसकी जो ज़मीन है घर बना के रह लो। तो ये सब चीज़ें वो आपको दे रहा है। आप क्या दे रहे हो बदले में, आप अपनी लेबर दे रहे हो। ठीक है, manorial system production was organized around self-sufficient estate or manors where the lord's land and peasant holdings found or close rural economy। ठीक है, तो अब इतनी क्या ऐसा नहीं होता था कोई छोटी सी ज़मीन है
भाई कोई 200 गज का प्लॉट ऐसा नहीं होता था, बहुत बड़ी एकड़ों में, जितनी मतलब समझ लो एक भारत में गांव की, छोटे गांव की ज़मीन होती है, इतना बड़ा होता था ये एस्टेट, एस्टेट बोलते थे इसको, ठीक है। तो अब क्या होता था, ये इतना बड़ा होता था कि ये क्लोज रूरल इकोनॉमी बन जाती थी, अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हो जाता था। भाई गांव एक सेल्फ सफिशिएंट होता है ना, तो उसी तरह एक एस्टेट भी होता था, उसी में एग्रीकल्चर भी हो रहा है, उसी में कैटल भी है, गाय भैंसे भी हैं, दूध भी मतलब निकाला जा रहा है, फिर लकड़ियाँ भी कट रही हैं, खाती का काम भी हो रहा है, घर भी बन रहे हैं, तो सब कुछ मतलब वहीं हो जाता था। तो क्लोज रूरल इकोनॉमी, सेल्फ डिपेंडेंट, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और उनका मालिक जो होता था वो कौन होता था? लॉर्ड, लॉर्ड ऑफ मैनर। इस लॉर्ड की एलिजेंस होती थी एक सेंट्रल किंग से, जो देश का एक तरह से राजा हो गया। टेक्नोलॉजिकल स्टैग्नेशन, innovations in tools and methods was limited, traditional farming techniques persisted due to lack of incentive and limited access to resources। ठीक है, तो भैया टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन तो बिल्कुल एक तरह से कहते हैं ना कि रुकी पड़ी थी, क्योंकि ज़रूरत ही क्या थी, सब अपना, भाई लॉर्ड अपने मस्ती ले रहा है अपने एस्टेट में, और जो मजदूर हैं वो खेती एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो बस ज़िंदगी आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन कब शुरू हुई? जब ये हमारा रेनेसां आया, उसके बाद एनलाइटनमेंट का दौर आया, उसके बाद फाइनली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई और साइंटिफिक इंक्वायरी बढ़ी, ठीक है। तो ये हमारा मोटा मोटी फ्यूडल सोसाइटी का हमने देख लिया मामला क्या था। अब आ जाते हैं इंडस्ट्रियल या कैपिटलिस्ट सोसाइटी, जो कि हमारा प्रेजेंट वर्ल्ड भी बोल सकते हैं, प्रेजेंट डे भी बोल सकते हैं। शुरू कब हो गया था ये? 1750 या 1700 मान लीजिए, जब ये विद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इसलिए तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी बोला गया ना इसको। मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? द सेंट्रल इकोनॉमिक एक्टिविटी इज द मास प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स। तो मेन काम क्या है? बड़े बड़े कारखानों में, फैक्ट्रियों में जो माल बन रहा है, ये हमारी क्या है? सेंट्रल इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एग्रीकल्चर नहीं रहा। एग्रीकल्चर अब सिर्फ इसलिए हो रहा है कि ह्यूमंस को फूड की जरूरत है। अगर ह्यूमंस को कल को ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आएगी, हम डायरेक्टली ऐसी कोई चिप लगा दी जाए हमारे, भाई इसमें क्या होता है, फसलों में फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस क्या करता है? फोटोसिंथेसिस में पेड़ क्या करता है, आप जो सनलाइट है, सनलाइट को वो एक तरह से जो भी क्रॉप है उसमें कन्वर्ट कर देता है, उस क्रॉप में फिर वो एनर्जी होती है, खा के आपको मिल जाती है। तो कल को साइंटिस्ट ऐसी कोई चिप डेवलप कर दें, जैसे सोलर पैनल्स होते हैं ना आजकल, तो हमारे सर में कोई ऐसा पैनल लगा दें तो हम डायरेक्टली, हमें एनर्जी मिलती रहे सनलाइट से ही, तो फिर हमें क्या, फूड की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एग्रीकल्चर पूरी तरह से बंद हो जाएगा। लेकिन वो तो एक भविष्य की बात है। तो मेन चीज़ क्या है कि इंडस्ट्रियल या कैपिटलिस्ट सोसाइटी में सेंट्रल इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? मास प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स। एग्रीकल्चर सेकेंडरी आ जाता है, प्राइमरी क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग प्राइमरी हो जाती है। कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर, वर्क इज हाईली स्पेशलाइज्ड विद अ कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। भाई फैक्ट्री होती है, कारखाना होता है, कितना बड़ा होता है, उसमें हज़ारों लोग काम करते हैं। भाई हज़ारों लोग को एक काम थोड़ी करेंगे, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई इस वाली मशीन पे काम कर रहा है, कोई उस वाली मशीन पे काम कर रहा है, किसी का काम ये है, किसी का काम वो है। तो क्या है? वर्क इज़ हाईली स्पेशलाइज्ड, सबके स्किल्स अलग अलग हैं। भाई कोई कपड़े की फैक्ट्री में काम कर रहा है, और कोई जूते की फैक्ट्री में काम कर रहा है, और कोई टाइपराइटर बनाने की फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई पेन बनाने की फैक्ट्री में काम कर रहा है। तो इन सब के स्किल्स अलग अलग होंगे ना। भाई पेन बनाने की फैक्ट्री में जो स्किल्स चाहिए वो कोई जूते बनाने की फैक्ट्री में थोड़ी चाहिए। तो सबका क्या है? हाईली स्पेशलाइजेशन है। तो जो पेन बनाने की फैक्ट्री में काम करता है उसको अगला जॉब भी पेन बनाने की फैक्ट्री में मिलेगा, बिकॉज ही हैज स्पेशलाइजेशन इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। तो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स डिवीजन लेबर होता है और हाईली स्पेशलाइजेशन होता है, हाई स्पेशलाइजेशन। प्राइमेसी ऑफ कैपिटल, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है इसमें कैपिटल सोसाइटी में? कैपिटल। कैपिटल होल्ड्स मोर इंपॉर्टेंस देन लेबर विद ओनरशिप एंड इन्वेस्टमेंट कंट्रोलिंग प्रोडक्शन प्रोसेसेस। तो जैसे हमने स्लेव सोसाइटी में देखा था ना, तो लेबर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी, क्योंकि फ्री की लेबर से ही हम एग्रीकल्चर करवाएंगे। अब कैपिटलिज्म में क्या होता है कि लेबर तो आपको मिल जाएगी, बहुत गरीब लोग हैं जो बहुत कम पैसे में काम करने को तैयार हैं, एज गुड एज स्लेव्स। मॉडर्न स्लेवरी भी तो बोलते हैं ना नौकरी को। इसमें क्या होता है, बस इल्यूजन ये होता है कि आपको लगता है कि मैं वॉलंटरी काम कर रहा हूँ, जिस दिन मैं चाहूँ कि नौकरी छोड़ूं तो छोड़ दूं। लेकिन आपको पता है कि सबको पता होता है कि नौकरी हम छोड़ नहीं सकते, छोड़ेंगे तो फिर खाएंगे क्या, भूखे थोड़ी मरेंगे। तो इसलिए इसको मॉडर्न स्लेवरी बोला जाता है, ठीक है। तो कैपिटल होल्ड्स मोर इंपॉर्टेंस देन लेबर विद ओनरशिप एंड इन्वेस्टमेंट कंट्रोलिंग प्रोडक्शन प्रोसेसेस। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? कैपिटल होती है, ओनरशिप एंड इन्वेस्टमेंट कंट्रोलिंग प्रोडक्शन प्रोसेस। तो प्रोडक्शन प्रोसेस क्या हो गए? फैक्ट्रीज हो गई आपकी, इंडस्ट्रीज, लैंड भी हो गई जिसमें आप फैक्ट्री लगाएंगे,
ठीक है, तो ये सब कैपिटल का ही हिस्सा होता है, और जिसके पास कैपिटल होता है वो सबसे बड़ा पावरफुल आदमी होता है। जैसे एग्जांपल हमारे अंबानी साहब, भाई इतने पैसे वाले साहब तो बोलना ही पड़ेगा। प्रॉफिट ओरिएंटेड प्रोडक्शन, गुड्स आर प्रोड्यूस्ड नॉट फॉर डायरेक्ट यूज बट फॉर एक्सचेंज इन मार्केट विद प्राइमरी गोल फॉर अर्निंग प्रॉफिट। तो गुड्स जो बनते हैं ना, वो इसलिए नहीं बनते कि मतलब जैसे जो मालिक है भाई, को जैसे शर्ट्स की फैक्ट्री है, तो इसलिए नहीं बनते कि यार मालिक को हर दिन 1000 शर्ट चाहिए पहनने के लिए। भाई एक आदमी तो एक ही शर्ट पहनेगा ना। इसलिए बनते हैं कि इन शर्ट्स को क्या किया जाए, इनको मार्केट में बेचा जाए। और वो किस लिए बेचा जाए, उससे क्या बनेगा हमारे पास, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कैपिटलिज्म में। गुड्स आर प्रोड्यूस नॉट फॉर डायरेक्ट यूज बट फॉर एक्सचेंज इन मार्केट विद प्राइमरी गोल ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। कोई भी काम होता है कैपिटलिज्म में, हर चीज़ प्रॉफिट के लिए की जाती है। भाई कोई हलवाई है, वो भी तो कैपिटलिज्म का ही पार्ट है ना। तो वो दिन में कितनी 1000 कचौरियाँ और समोसे बनाता है, तो खुद थोड़ी खाएगा वो इतने। उसका भी क्या होगा, एक्सचेंज इन मार्केट विद प्राइमरी गोल ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। Competitive production structure, production is driven by competition rather than cooperation, leading to efficiency but also economic inequality। ठीक है, तो कंपटीशन होता है हैवी। भाई जैसे कंपटीशन का एग्जांपल क्या है, पेप्सी वर्सेस कोका कोला। भाई कोका कोला का भी कोई नया प्रोडक्ट निकाल रही है, फिर पेप्सी निकाल रही है, फिर ये अपने दाम कम कर देती है, फिर पेप्सी भी कर देती है, भाई हमारी सेल नहीं होगी। तो इससे क्या होता है, अल्टीमेटली कहते तो हैं कि भाई जो हमारा एंड यूजर है, कंज्यूमर है, हमको फायदा होता है, हमें सस्ते में पेप्सी मिल जाती है, सस्ते में कोका कोला मिल जाता है, बिकॉज ऑफ राइवलरी है, कंपटीशन बिटवीन टू कंपनीज, बट ऑल्सो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो इससे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी आती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हाई एलियनेशन। अब एलियनेशन का जो कंसेप्ट है, मार्क्स ने दिया ही कैपिटलिस्ट सोसाइटी के लिए था, कि यहाँ पे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एलियनेशन होती है। भाई जैसे हमने आप एग्जांपल लिया था ना, आप मारुति की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो मारुति की फैक्ट्री इतनी बड़ी होती है, हो सकता है उसमें 10,000 वर्कर्स हों। बहुत आम बात है, शायद इतने तो होते ही होंगे। ठीक है, और उसमें किसी का काम कुछ है, किसी का काम कुछ है। कोई हो सकता है गाड़ी की लाइट कसता हो, गाड़ी का कोई स्टीयरिंग लगाता हो। अब ये क्या ना, ये सब काम आजकल मशीनों से होते हैं, फिर भी हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं। कोई हो सकता है गाड़ी पे पेंट करता हो, कोई गाड़ी की सीट लगाता हो। ठीक है, तो हर आदमी कुछ ना कुछ अलग अलग काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली गाड़ी किसी की भी नहीं है। गाड़ी किसकी है, गाड़ी मारुति के मालिकों की, मारुति जो कंपनी है, ओनर्स की है। तो जो लेबर्स हैं उनका काम क्या है कि भाई जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी में लाइट लगाता है हर दिन, तो मैंने भाई लाइट आप लगाओ और अपना 1 तारीख को आपको जो भी सैलरी है आपकी 10-15 हज़ार रुपये मिल जाएगी और आप अपने घर जाओ। इससे ज़्यादा आपका कोई रिलेशन नहीं है मारुति से। ठीक है, तो आपका और आपका जो लेबर है, लेबर प्रोडक्ट जो है, उसके बीच में आपकी दूरी कितनी ज़्यादा बढ़ गई। आपकी उससे कोई ओनरशिप नहीं है। और ऐसा थोड़ी कि इसमें आदमी अपना दिमाग लगा सकता है, यार मैं ये वाली लाइट लगा के देखूँ क्या, इस वाली लाइट को इस तरह से लगा के देखूँ। आपको मतलब पहले से बताया जाएगा, भाई ये वाली लाइट लगानी है और इस तरीके से लगानी है। अगर आपने ज़रा भी कुछ अपना दिमाग लगाया तो आपको क्या किया जाएगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं मॉडर्न फैक्ट्रीज़ में या मॉडर्न सिस्टम में, उनको आपको फॉलो करना पड़ता है, तभी आप अपनी जॉब कर पाएंगे। वर्कर एक्सपीरियंस हाई लेवल्स ऑफ एलियनेशन ड्यू टू रिपीटेटिव मोनोटोनस नेचर ऑफ टास्क एंड लैक ऑफ कंट्रोल ओवर द फाइनल प्रोडक्ट। तो मेन चीज़ तो क्या है, लैक ऑफ कंट्रोल ओवर द फाइनल प्रोडक्ट, कि जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, जैसा आपको बताया जाएगा वैसा आपको करना है। और दूसरा, वो जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका नहीं है, वो मारुति के या मतलब बेसिकली फैक्ट्री ओनर्स का है। कल को इस जो भी लेबर्स हैं उनको किसी को कार चाहिए, तो ऐसा नहीं बोल सकते यार मैंने यहाँ मारुति में काम किया था, मुझे गाड़ी दे दो। ऐसा मतलब कैसे ऐसा थोड़ी होगा भाई। आपको आपको तो आपके काम की 10,000 रुपये महीना तनख्वाह मिल चुकी है ना, अब आपको गाड़ी क्यों चाहिए। ठीक है, तो ये हाई एलियनेशन होती है इसमें। Multiplicity of economic institutions. Various specialized institutions such as factories, banks and markets emerge to support the capitalist economy. तो अब जो कैपिटलिज्म के साथ साथ कैपिटलिस्ट इंस्टीट्यूशंस भी इमर्ज हो जाते हैं, जैसे कि फैक्ट्रीज हो गई जहाँ पे माल बनेगा, बैंक्स हो गए, बैंक्स में इतने जो ये पैसे वाले लोग हैं अपना एक तो पैसा रखेंगे, और दूसरी बात बैंक से क्या लेंगे, लोन लेंगे और फैक्ट्रियाज बनाने के लिए, तो बैंक्स बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद मार्केट्स, कहाँ पे सेल और परचेज होगा इन प्रोडक्ट्स का। फिर दूसरा होता है शेयर मार्केट, शुरू हो जाता है। शेयर मार्केट भी कैपिटलिज्म की ही देन है। ठीक है, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस एक तरह से शुरू हो जाते हैं, मतलब जो भी चाहिए इस तरह की कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए। हाई सरप्लस जनरेशन, सिंस प्रोडक्शन इज एम्ड एट द मार्केट, सरप्लस इंक्रीजेज सिग्निफिकेंटली कंपेयर टू अर्लियर सोसाइटीज। ठीक है, तो हमारा सारा फैक्ट्री में मतलब गोल ही, प्राइमरी गोल होता है वो क्या, सरप्लस प्रोडक्शन। जितना हो सके ज़्यादा प्रोडक्शन करो,
क्योंकि जितना ज़्यादा करेंगे उतना माल बिकेगा, उतना माल बिकेगा, जिससे हमारा क्या होगा, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो सरप्लस जनरेशन इज़ द मेन एम, प्राइमरी गोल। जितना हो सके माल एक्स्ट्रा बनाओ और उसको बेचो। मॉनिटरी इकोनॉमी, द बार्टर सिस्टम इज रिप्लेस बाय मनी बेस्ड इकोनॉमी वेयर इवन लेबर बिकम्स अ कमोडिफाइड सर्विस। ठीक है, तो अब बार्टर सिस्टम तो है नहीं, बार्टर सिस्टम से तो हो भी नहीं सकता ये काम। भाई इतनी सारी चीज़ें बन रही हैं, क्या क्या बार्टर करोगे? आप किसी मॉल में जाओ, इतनी यहाँ पे 100 दुकानें हैं, किसी से आपको चश्मा खरीदना है, किसी से शर्ट खरीदनी है, किसी से पैंट खरीदनी है, मैकडॉनल्ड्स में बर्गर खाना है, ठीक है, उसके बाद मूवी देखनी है। ये सब काम करने के लिए आप किसको क्या क्या दोगे? आप मान लो घर में आपका दूध का काम है, तो सबको क्या एक एक लीटर दूध दोगे इनके बदले? ठीक है, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी है, और यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ सर्विस के लिए एक कॉमन यूनिट बहुत ज़रूरी है, इसलिए मनी यहाँ पे है। वरना बार्टर सिस्टम चलता है सिंपल इकोनॉमी जो पुरानी में, जहाँ पे बहुत ही लिमिटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, तो भाई इसके बदले ये दे दिया, इसके बदले। अब जहाँ पे अब आज के ज़माने में कितने प्रोडक्ट्स हैं, अनलिमिटेड, लाखों करोड़ों प्रोडक्ट्स हैं, किसके बदले आप क्या देंगे? तो इसलिए मनी बहुत ज़रूरी है। मनी बार्टर सिस्टम जो है मनी बेस्ड इकोनॉमी वेयर इवन लेबर बिकम्स अ कमोडिफाइड सर्विस। ठीक है, तो लेबर तो कमोडिफाइड है ही, हर आदमी का एक कीमत होती है ना, जैसे फिल्म में बोलते हैं ना, पुरानी फिल्मों में हर आदमी की एक कीमत होती है। वो तो बेसिकली रिश्वत देने के लिए बोला जाता है, लेकिन एक सही कीमत भी तो होती है ना। आपको पता है, जैसे आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई आईएएस की सैलरी कितनी होती है आजकल? 1 लाख रुपए। तो आपको पता है भाई मुझे 1 लाख रुपए मिलेंगे, या कोई बैंक की नौकरी कर रहा है, वहाँ पे 50,000 तनख्वाह है, तो उसकी जो लेबर है उसकी वैल्यू क्या हो गई? 50,000 पर मंथ। तो उस आदमी की कीमत वो हो गई एक तरह से, उस आदमी की नहीं, उसकी लेबर की, टू बी करेक्ट। यूज ऑफ इनएनिमेट पावर, machines and non-human sources of energy replace manual labor, increasing productivity but reducing human involvement। inanimate का मतलब क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो ये मशीनें क्या होती हैं? नॉन लिविंग थिंग्स होती है ना। इससे पहले क्या होता था? एनिमेट चीज़ें यूज़ की जाती थी। एनिमेट मतलब कि जैसे इंसान और जानवर। भाई खेती के लिए पहले क्या होता था? बैलों, जैसे बैलों का यूज़ करते थे, आजकल ट्रैक्टर्स आ गए, तो ट्रैक्टर क्या हो गए? एनिमेट हो गए, क्योंकि वो नॉन लिविंग है। तो मशीन्स एंड नॉन ह्यूमन सोर्सेज ऑफ एनर्जी रिप्लेस मैनुअल लेबर, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी बट रिड्यूसिंग ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। तो इससे क्या, प्रोडक्टिविटी तो बढ़ जाती है, लेकिन ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कम हो जाता है। नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होगा? जैसे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो कारखाना कैसे चलेगा आपका? ठीक है, उसके बाद हाई वर्क फोर्स मोबिलिटी, इंप्रूव ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, इनेबल हाई जोग्राफिक एंड ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी ऑफ द वर्क फोर्स। अब ये मोबिलिटी वो सोशल मोबिलिटी नहीं है, ये है जोग्राफिक मोबिलिटी, मतलब सिंपल एक जगह से दूसरी जगह जाना। मतलब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारा इतना एफिशिएंट हो गया ना आजकल, तो कोई लेबर यहाँ से वहाँ जा सकती है, यहाँ पे मतलब कई लोग नहीं होते भाई, पहले मैं मुंबई में जॉब करता था, मैं फिर चेंज करके दिल्ली आ गया, फिर दिल्ली से मैं यूएस चला गया, तो एक तरह से लेबर की, और इवन आपका जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, कोई यूएसए में माल बन रहा है वो इंडिया में बिक रहा है, बांग्लादेश के कपड़े, ये आपको पता है नाइकी जो है, और ये एडिडास, और ये जितने भी है ना, ये पूमा, इनका सारा जो माल कहाँ बनता है? बांग्लादेश में बनता है, और फिर बांग्लादेश से बन के फिर वापस पूरा यूएस में और यूरोप में जाता है बिकने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है ये अपना मैन्युफैक्चरिंग का, किसमें? टेक्सटाइल्स में। ये हमारा मतलब भारत के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है, क्योंकि हमारे पास इतनी ज़्यादा लेबर है बांग्लादेश से, फिर भी हम मतलब सारा ट्रेड जो है बांग्लादेश के पास जा रहा है, ये नाइकी वाइकी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेपरेशन ऑफ डोमेस्टिक एंड कमर्शियल लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर सेपरेटेड फ्रॉम द हाउस होल्ड अनलाइक अर्लियर सोसाइटी वेयर प्रोडक्शन वॉज फैमिली बेस्ड। ठीक है, तो पहले के ज़माने में क्या होता था? जैसे कोई खाती है, खाती बोले तो कारपेंटर, तो वो जो अपने घर में ही मतलब उसका ये जैसे पीछे रहने के उसके 2 कमरे हो गए, घर हो गया, और आगे ही वो अपनी उसकी वर्कशॉप टाइप है, यहीं पे वो कोई कुर्सी टेबल बना रहा है किसी के लिए पलंग बना रहा है। ठीक है, तो सारा काम यहीं पे हो रहा है, तो घर में ही सब कुछ हो जाता था। लेकिन अब क्या होती है ना, फैक्ट्री जो होती है इतनी बड़ी चीज़ होती है कि घर में थोड़ी हो सकती है वो, एक फैक्ट्री कितनी बड़ी होती है। तो उसके लिए अब क्या हो गया, घर को, हाउस को, और आपका जो एक तरह से ऑफिस या फैक्ट्री है वो सेपरेट हो गए, वो फैमिली बेस्ड कुछ नहीं है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर सेपरेटेड फ्रॉम द हाउस होल्ड अनलाइक अर्लियर सोसाइटी वेयर प्रोडक्शन वाज फैमिली बेस्ड। तो पहले फैमिली बेस्ड होता था, घर में ही काम होता था, अब आपको फैक्ट्री जाना पड़ेगा काम करने, और वहाँ पे अपनी आप फैमिली को नहीं ले जा सकते हैं। जैसे नॉर्मल हम ऑफिस में जाते हैं, इवन फैक्ट्री भी, क्या आप आईटी ऑफिस में जाइए, फैमिली को थोड़ी ले जाएंगे। तो मतलब होम और आपका जो वर्क है ये अलग अलग हो गया, पहले ये एक ही होता था। और एक ऐसे होता था कि उसमें जैसे आपके छोटे बच्चे हैं, तो वो भी वहीं काम सीख जाते थे आपके, भाई खाती के बच्चे हैं कारपेंटर के, तो वो भी देखते देखते वो भी मतलब जब तक 15-16 साल का वो होगा, वो भी एक एक्सपर्ट कारपेंटर बन जाएगा।
हाई लेवल ऑफ इनोवेशन, इंडिविजुअल फ्रीडम एंड कंपटीशन एनकरेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ठीक है, तो भाई सबसे बड़ा टारगेट हमारा क्या होता है इसमें? प्रॉफिट, और प्रॉफिट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन भी बहुत ज़रूरी होती है। भाई कोई दिमाग लगाए यार, एक काम करो। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई इस वजह से थी कि यार जैसे ये हम कपड़ा बना रहे हैं, तो इसमें एक काम करो, इस मशीन से बनाओ, बहुत जल्दी कपड़े बन जाएंगे। ऐसा करो, बहुत जल्दी काम हो जाएगा। ये काम ऐसे करो, तो मतलब जितना हो सके मैक्सिमम हमें मैक्सिमम प्रोडक्शन निकालनी है। उसके लिए दिमाग लगाना है, इनोवेशन करना है कि यार इससे ज़्यादा और माल बने और प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो इनोवेशन बहुत ही एक तरह से प्राइमरी या मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कोर वैल्यू है कम ये कैपिटलिज्म की। तो हाई कंपटीशन एनकरेजेस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। सेक्युलराइजेशन ऑफ इकोनॉमिक लाइफ, रिलीजन नो लॉन्गर गवर्न्स इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड लॉज बिकम मोर लिबरल एंड रेगुलेटरी देन रिप्रेसिव। ठीक है, तो पहले के ज़माने में हमने देखा था क्या था? रिलीजन से ही सब कुछ होता था। जैसे हमने देखा ना डिवाइन ऑर्डर। तो बाद में क्या हो गया, जब रिलीजन की इतनी रिलीजन है, लोग जैसे यूरोप का एग्जांपल ले लें, संडेज को चर्च जाते हैं। अपने यहाँ तो जैसे बोला जाता है ना कि भाई रोज आपको सुबह शाम पूजा करनी है हिंदू धर्म में। क्रिश्चियनिटी में होता है संडेज, इसलिए संडे को छुट्टी दी जाती है। मतलब ऐसा क्यों होता है कि संडे ही ऑफ होता है? हमारे यहाँ भी तो इंडिया में ये सिस्टम चलता है। संडे की छुट्टी क्यों मिलती है? संडे की छुट्टी मिलती है क्योंकि क्रिश्चियनिटी में संडे का जो दिन होता है वो किस लिए होता है? वो होता है भगवान के लिए, गॉड के लिए। तो संडे को यू आर सपोज टू गो टू चर्च, नॉट योर वर्क, इसलिए संडे एक हॉलीडे हॉलीडे होता है। ठीक है, तो रिलीजन अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, क्योंकि एक तरह से एक तो भाई क्या है ना कि आप थोड़ा मॉडर्न ज़माना आ गया है, फिर प्रॉफिट और पैसा सब कुछ हो गया है, तो आदमी फिर क्या है, पहले डिवाइन ऑर्डर था वो ख़त्म हो गया है। हर आदमी अब प्रॉफिट के पीछे भाग रहा है। लेबर क्लास है वो भी अपनी एक तरह से तनख्वाह या उनकी जो पगार है उसके पीछे भाग रहे हैं। रेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क, वर्क इज स्ट्रक्चर्ड बेस्ड ऑन लॉजिक, एफिशिएंसी एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स रेदर देन ट्रेडिशनल कस्टम। ठीक है, तो वो जो हमने देखा था एनलाइटनमेंट के बाद आया था, साइंटिफिक एज आ गई थी ना, साइंटिफिक डिस्कवरी वाली एज। तो हर चीज़ क्या है, लॉजिक और एफिशिएंसी पे बेस्ड है। मॉडर्न इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो पूरी साइंटिफिक ही है ना, सारी फैक्ट्री में जो भी काम हो रहा है सब हो रहा है, सब साइंस के इनोवेशंस की वजह से हो रहा है। तो हर चीज़ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे लॉजिकली, रैशनली और एफिशिएंटली काम करती है। सिंप्लीफाइड एक्सचेंज सिस्टम, डिस्पाइट कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स इज सिंप्लीफाइड थ्रू यूज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड मॉनेटरी सिस्टम। ठीक है, तो हमने देख लिया कि बार्टर सिस्टम नहीं है, क्योंकि कैपिटलिज्म में इतने सारे प्रोडक्ट हैं कि किस किस पे बार्टर करिए, किसके बदले क्या दीजिए। तो मॉनेटरी सिस्टम है बहुत ही स्टैंडर्डाइज, और उससे मनी से आप सब कुछ खरीद सकते हैं, इवन इंसानों को भी, इंसानों को नहीं, उनके उनके लेबर को खरीद सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कंपैरेटिव टेबल, स्लेव वर्सेस फ्यूडल वर्सेस कैपिटलिस्ट सोसाइटी। तीनों सोसाइटी में थोड़ा थोड़ा वो देख लेते हैं। तो स्लेव सोसाइटी क्या थी? उसमें क्या था? मेजर एक्टिविटी एग्रीकल्चर ही थी। भाई जो स्लेव्स थे उनसे हम एग्रीकल्चर ही तो कराते थे। फ्यूडल सोसाइटी में भी वो एग्रीकल्चर थी, और इसमें कौन करते थे? वो सर्व्स करते थे। और इंडस्ट्रियल सोसाइटी में फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन। तो यहाँ पे तो माल जो बनता है फैक्ट्री में, और यहाँ पे कौन करता है? जो लेबर करती है, जिनको तनख्वाह मिलती है हर महीने। वर्क फोर्स, स्लेव सोसाइटी में स्लेव्स कॉन्क्वेस्ट द्वारा दूसरे राज्य पे जब आपने हमला किया था, वहाँ से जो बंदी बना के आप ले आए थे, वो स्लेव काम करते हैं। यहाँ पे हमने देखा सर्व्स काम करते हैं, यहाँ पे लेबरर्स काम करते हैं। स्ट्रेटिफिकेशन, यहाँ पे मास्टर और स्लेव का रिलेशनशिप होता है, एक मालिक होता है और दूसरा गुलाम होता है। यहाँ पे नोबल्टी, क्लर्जी और सर्व्स। ठीक है, तो ये एस्टेट सिस्टम बोलते हैं इसको। डिवाइन ऑर्डर के द्वारा ये मतलब माना जाता है, भगवान ने बनाया ऐसा, नोबल्टी, क्लर्जी एंड सर्व्स। अब इंडस्ट्रियल सोसाइटी में मार्क्स के हिसाब से तो दो होते हैं, बर्जुआ या एंड प्रोलेटेरिएट। मतलब बर्जुआ तो रूलर्स या मतलब ओनर्स, और प्रोलेटेरिएट लेबरर्स। या फिर आप ये बोल सकते हैं क्लास डिवीजन करना हो भाई, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, इस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मार्क्स का ही सब बात हो रही है, तो बर्जुआ और प्रोलेटेरिएट ही हम बेटर है लिख दें। डिवीजन ऑफ लेबर तो बहुत कम है, कोई मतलब डिवीजन क्या है, एक मास्टर एक स्लेव है, तो कोई इस तरह का लेबर मतलब डिवीजन ऑफ लेबर कुछ है नहीं, स्लेव से ही सारे काम करवाने हैं। यहाँ पे मॉडरेट है थोड़ा थोड़ा, कोई मतलब बेसिकली काम तो सर्व ही कर रहे हैं, लेकिन कोई सर्व कुछ कर रहा है, कोई खाती है, कोई मतलब एग्रीकल्चर कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब अपना अपना तो कर रहे हैं, लेकिन मॉडरेट फॉर्म है, ज़्यादा नहीं है। अब प्रेजेंट वाली जो अपनी इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इसमें तो हाईली कॉम्प्लेक्स है ना, कि आप कोई कोई पेन की फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई जूते की में, कोई कपड़े की में, कोई आईटी का कंप्यूटर इंजीनियर है, कोई कोई रेस्टोरेंट में शेफ़ है, कोई कोई टीवी बना रहा है, कोई लैपटॉप बना रहा है, मतलब कोई इतने काम है कि कोई कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी आपको नहीं नहीं अगर बात करें तो। ठीक है, तो हाईली कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर। एलिनेशन,
इसमें तो लो होता है भाई, स्लेव को तो क्या ही मतलब एलियनेशन होगा, वो जो स्लेव है उसे तो क्या ही मतलब। इसमें भी लो होता है क्योंकि कोई किसी तरह का वो नहीं है, जो सर्व्स हैं वो अपने सर्वडोम में काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर है, तो उस एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट है उसको वो अपने लिए यूज़ के लिए भी ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे यही हो जाता है क्योंकि फैक्ट्री में आप कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट पे आपकी कोई ओनरशिप नहीं है। सोशल मोबिलिटी एब्सेंट है क्योंकि स्लेव है तो उसको पता है कि सारी ज़िंदगी उसको गुलाम ही रहना है, तो उसका कोई उम्मीद भी नहीं है कि वो ऊपर नीचे जा सकता है। यहाँ पे भी एक तरह से एब्सेंट तो नहीं बोल सकते क्योंकि हो सकता है कि हो जाए कोई कोई जो सर्फ है वो इतनी कोई मतलब उस ज़माने में तो कोई लड़ाई झगड़ा मतलब कुछ करके वो खुद एक नोबल बन गया। होता ना कई बार वो राइज़ टू पावर हो जाता किसी का, कि वो उसने भी अपनी एक छोटी-सी किंगडम बना ली, ऐसा कुछ कर लिया, लेकिन बहुत ही रेयर केसेज़ में होता है ये। तो इसलिए ऐसा नहीं कि एब्सेंट है, लेकिन होता है बहुत ही रेयर केसेज़ में। यहाँ पे रिलेटिवली हायर है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ़ क्या चलता है, पैसा चलता है। तो आप जितनी ज़्यादा आप अपने स्किल्स बना लीजिए, आपको स्किल्स के अकॉर्डिंग ज़्यादा पैसा मिलने लग जाएगा, तो एक तरह से आप समाज में ऊपर पहुँच जाएँगे। आपकी एक तरह से स्टेटस ज़्यादा बढ़ जाएगा। टेक्नोलॉजी देखा जाए तो सिंपल टूल्स यूज़ होते थे स्लेव वाली सोसाइटी में, इसमें भी सिंपल टू मॉडरेट टूल्स, सिंपल या मॉडरेट भी बोल सकते हैं, सिंपल टू मॉडरेट टूल्स थोड़े और एक तरह से थोड़ा-सा एडवांस मान लीजिए, मॉडरेट लिख दीजिए इसमें, सिंपल टू मॉडरेट। और यहाँ पे तो अपने एडवांस है ही फिर इंडस्ट्रियल में। ठीक है, अब ये सोर्स ऑफ पावर ये वो वाला है कि वही किस तरह पावर यूज़ होती है। तो एक तो मतलब एनिमेट ऑब्जेक्ट्स है, ह्यूमन पावर और एनिमल पावर, इसमें भी ह्यूमन और एनिमल, और इसमें मशीनरी वाली। दूसरी पावर हमने देखी थी वो थी कि क्या पावर आती कैसे समाज में? तो इसमें तो आती थी स्लेव ओनरशिप से, कि आपके पास कितने स्लेव्स हैं। इसमें आती थी लैंड से, कि लैंड आपके पास कितनी है, आप उस लैंड के मालिक हैं कि नहीं, लॉर्ड ऑफ लैंड मैनर है कि नहीं। और इसमें आती है कैपिटल से, आपके पास कितना कैपिटल है, पैसा कितना है आपके पास। ठीक है, तो ये छोटा सा हमने कंपैरिजन देख लिया तीनों का। थ्योरेटिकल रिफ्लेक्शंस देख लेते हैं। कार्ल मार्क्स का क्या कहना था? कार्ल मार्क्स कहते हैं, मार्क्स आर्ग्यूड दैट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क इज फंडामेंटली लिंक्ड टू हु कंट्रोल्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो इनके हिसाब से मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं, जिन चीज़ों से प्रोडक्शन होता है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया, मतलब जैसे कि क्या, जैसे कि फैक्ट्रीज, मशीनें, जिन जो फैक्ट्रियों में जिन मशीनों पे काम होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट कैपिटल। तो इस तरह की चीज़ें, इनको कौन कंट्रोल करता है, कौन ओन करता है, उससे फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क मतलब डिपेंड करता है। तो अगर आप कंट्रोल करते हैं, इनको ओन करते हैं, तो आप बर्जुआ बन जाते हैं, मतलब एक तरह से रूलिंग क्लास या ओनर्स। और अगर आप इनको ओन नहीं करते, आप बन जाते हैं प्रोलेटेरिएट, मतलब कि वेज लेबरर्स। ठीक है, इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी दिस कंट्रोल क्रिएट्स क्लास कन्फ्लिक्ट, एंड एज कैपिटलिज्म एडवांसेज एंड इट्स इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस डीपर, इट विल अल्टीमेटली गिव राइज टू सोशलिज्म। ठीक है, तो फिर मार्क्स के हिसाब से क्या हो जाता है, क्लास कन्फ्लिक्ट, बी वर्सेस पी हो जाता है, बर्जुआ वर्सेस प्रोलेटेरिएट, क्योंकि इनका बहुत शोषण होता है प्रोलेटेरिएट का, तो अल्टीमेटली ये रिवॉल्ट कर देते हैं और दोनों में भीषण घमासान लड़ाई होती है। और फिर क्या होता है, इस क्रांति के बाद निकल के आता है सोशलिज्म, और सोशलिज्म के बाद निकल के आएगा कम्युनिज्म, फाइनल फॉर्म। और कम्युनिज्म को क्या बोला जाता है, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट, इन लोगों की डिक्टेटरशिप हो जाएगी। तो ये मार्क्स का कहना था, ऐसा हुआ तो कहीं है नहीं। एक रशिया में रशियन रेवोल्यूशन आई थी, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा मोरलेस स्टेज थी। जो लेनिन था उसको काफ़ी लोगों ने, यूरोपियन पावर्स ने एक तरह से काफ़ी सपोर्ट किया था कि आप जाके ये यहाँ पे करिए ज़ार के अगेंस्ट। ठीक है, तो वो भी कह नहीं सकते कि वो एक्चुअल में बी वर्सेस पी थी, बर्जुआ वर्सेस प्रोलेटेरिएट जैसे मार्क्स बोलते हैं, या फिर उसके अदर रीजंस थे। ठीक है, तो फिर वेबर क्या कहते हैं, वेबर हाईलाइटेड द सिग्निफिकेंस ऑफ कल्चर इन शेपिंग इकोनॉमिक लाइफ। ही पर्टिकुलरली एम्फेसाइज्ड हाउ द प्रोटेस्टेंट एथिक promoted discipline, hard work and frugality, values that supported the growth of capitalism and the modern work ethic। तो इनका तो वही प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द राइज ऑफ कैपिटलिज्म, इनकी पूरी अच्छी तरह इन्होंने थ्योरी दी थी कि भाई जो प्रोटेस्टेंट एक तरह से सेक्ट है क्रिश्चियनिटी का, या प्रोटेस्टेंट ग्रुप है, शाखा है या ब्रांच है क्रिश्चियनिटी की, उनके जो एथिक्स हैं, उनकी जो एक तरह से मॉरल वैल्यूज़ हैं, उसकी वजह से कैपिटलिज्म का ग्रोथ हुई, कैपिटलिज्म बढ़ा। तो अल्टीमेटली वेबर क्या कहना चाहते हैं कि जो आपका कल्चर है वो आपकी इकोनॉमिक लाइफ को शेप करता है। कल्चर की वजह से ही आप मतलब आपके पास पैसा ज़्यादा आना या कमाना होता है। और ये कुछ हद तक बात सही भी है। जैसे इंडिया इस टाइम अमेरिका में
यूएसए में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अर्निंग अगर कोई ग्रुप है वो है इंडियन अमेरिकन्स, अगर एथनिसिटी की बात की जाए। मतलब वहाँ के जो नेटिव गोरे लोग हैं उनसे भी ज़्यादा इंडियन अमेरिकन्स कमाते हैं पैसा। एवरेज अगर एक हाउस होल्ड इनकम की बात की जाए, इंडियन अमेरिकन्स। क्यों? क्योंकि हमारा कल्चर क्या है, जो इंडिया का कल्चर, हम चाहे इंडिया में कितनी देखो गाली दे ले यार, हमको तो बच्चों को तो इतना सिलेबस पढ़ाना पड़ता है, वो बस्ते के बोझ से दब जाते हैं, फिर हम इस तरह की सीरीज़ बनाते हैं कोटा फैक्ट्री, मतलब बड़ा बदनाम करते हैं कोचिंग को। कि मैं ऐसा कोई कोचिंग को समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन पढ़ाई की तो एटलीस्ट समर्थन कर ही रहा हूँ कि जो इंडियन अमेरिकन्स हैं वो पढ़ाई की वजह से ही नंबर वन वहाँ पे अर्निंग ग्रुप बने हैं। क्योंकि इंडियन अमेरिकन्स में क्या मेजोरिटी क्या है, वो डॉक्टर्स हैं वहाँ पे। डॉक्टर्स हाईली पेड प्रोफेशन है अमेरिका में। उसके बाद मेजोरिटी क्या है, इंजीनियर्स हैं। आपने देखा होगा ना, सुंदर पिचई से लेकर ये अपना कौन है, और जितने भी नाम होंगे सारे इंडियंस ही तो भरे पड़े हैं। और ये तो क्या टॉप पोजीशंस पे हैं। नॉर्मल आप देखिए कितने, हर आपको आईटी कंपनी में सारे इंजीनियर्स वहीं मिल जाएंगे, इंडियंस। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना, हमारा कल्चर क्या है, हमारा कल्चर है पढ़ाई को सबसे ज़्यादा हम इम्पोर्टेंस देते हैं। कि माँ बाप, वो जैसे थ्री इडियट में बोलता है ना वो, कि हम क्या हमारे घर में इतना पैसा नहीं था कि हम एक ही मतलब एसी अफोर्ड कर सकते थे, और हमने इसके कमरे में लगाया कि जिससे इसको पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए। हालांकि अब उस फिल्म में थ्री इडियट में तो पढ़ाई मतलब इसको पढ़ाने को और इस सबको कि जो माँ बाप पीछे पड़ते हैं, फिर वो गाना भी बनाया था कि वो बच्चा कोई सुसाइड कर लेता है, वो गाना गाता गिटार पे कि मैं पता नहीं, मेरे को तो दोबारा से लाइफ चाहिए, बचपन चाहिए, ऐसा कुछ गाना था वो, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि मोटा-मोटी देखिए, जो आपका कल्चर है ना, वो किस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, उससे ही आपकी इकोनॉमिक लाइफ शेप होती है। तो ये जो इंडियन अमेरिकन्स हैं, हमारा जो इंडियन कल्चर है, वो पढ़ाई को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, पढ़ने को। तो पढ़ने से क्या होता है, आप डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, लॉयर बनते हैं, मतलब जो हाईएस्ट पेइंग प्रोफेशंस हैं। तो इसीलिए इंडियन अमेरिकन्स नंबर 1 पे आते हैं। ऐसा भी नहीं नंबर 2 पे, नंबर 1 पे आते हैं, हाईएस्ट अर्निंग एथनिक ग्रुप अगर कोई देखा जाए अमेरिका में। ठीक है, तो कुछ हद तक फिर वेबर की बात सही है ये। डरकीम डरकीम का क्या कहना था, इमाइल डरकाइम का, कि डरकीम बिलीव दैट एज सोसाइटीज बिकम मोर कॉम्प्लेक्स द डिवीजन ऑफ लेबर क्रिएट्स इंटरडिपेंडेंस अमॉन्ग इंडिविजुअल्स लीडिंग टू ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। ठीक है, तो डरकीम साहब ने कहा कि जैसे जैसे सोसाइटीज और कॉम्प्लेक्स होती हैं तो डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, बढ़ जाता है, और उससे क्या बढ़ता है, इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पे हमारी ज़रूरतें हो जाती हैं। वो कौन सा गाना था वो उसका, फिल्म का, तिरंगा का, कि मुझे तेरी ज़रूरत है, मुझे तेरी ज़रूरत है। तो इसको बोलते हैं इंटरडिपेंडेंस। जैसे एक ही समाज में बहुत सारे लोग अलग अलग काम कर रहे हैं ना। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, एक नाई हो गया, एक मोची हो गया, एक टीचर हो गया। भाई टीचर को कभी ना कभी अपने जूते बनवाने पड़ेंगे तो मोची के पास जाएगा। टीचर को कभी बाल कटवाने को नाई के पास जाएगा, नाई को अपने बच्चे पढ़ाने हैं वो टीचर के पास जाएगा। तो सब एक दूसरे पे निर्भर हैं। तो जितनी ज़्यादा डिवीजन ऑफ लेबर है, मतलब लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, तो सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। अगर सब एक ही काम कर रहे हैं तो दूसरे पे क्यों डिपेंडेंट होऊंगा मैं? वो काम तो मैं खुद ही कर रहा हूँ जो दूसरा कर रहा है। सब मान लो अगर हंटिंग कर रहे हैं तो मैं भी हंटिंग कर रहा हूँ, तो मुझे दूसरे की ज़रूरत क्या है? मैं कोई एक काम कर रहा हूँ और मुझे कोई दूसरा काम कर रहा है, उसके प्रोडक्ट की ज़रूरत है, तभी तो मुझे मेरी डिपेंडेंसी इस पे बढ़ेगी ना। आज का समाज देखिए कितना ज़्यादा हाईली इंटरडिपेंडेंट है, क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर इस टाइम इतना कॉम्प्लेक्स है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपकी लाइफ किस किस चीज़ों पे डिपेंडेंट है? आपकी लाइफ सबसे पहले तो जियो पे, अंबानी पे डिपेंडेंट है, क्योंकि आप जो मोबाइल डेटा ये सब वहाँ से आता है। फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट है, स्टेट जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है आपको। फिर आपकी लाइफ दूध वाले पे डिपेंडेंट है कि वो दूध देने आ रहा है सुबह आपके घर पे। ठीक है, फिर आपके घर में जो मेड आ रही है उस पे भी डिपेंडेंट है, घर की सफाई कौन करेगा? इतना डिवीजन ऑफ लेबर ज़्यादा है ना, क्योंकि हर आदमी एक स्पेशलाइज़ काम कर रहा है। तो आपको उस काम की ज़रूरत पड़ेगी तो आप उस पे डिपेंड हो जाएँगे। तो यही डरकाइम साहब का कहना था कि जितनी ज़्यादा डिवीजन ऑफ लेबर कॉम्प्लेक्स, मतलब सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होगी तो डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ेगा, उससे इंटरडिपेंडेंस बढ़ेगी, लीडिंग टू ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। तो इससे क्या होगा, समाज में एक तरह से वो भाईचारा बढ़ेगा, एक दूसरे पे सॉलिडेरिटी। ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी वही मतलब आपस में भाईचारा एक दूसरे से, क्योंकि सबको एक दूसरे की ज़रूरत है ना, तो इसलिए समाज में सब एक साथ रहेंगे, एकता बढ़ेगी समाज में। However, he also warned that excessive specialization could result in anomie, a state of normlessness and social instability। तो मतलब इन्होंने कहा कि भाई वही जैसे बुद्ध का मध्यम मार्ग होता है ना, अति हर चीज़ की बुरी होती है, तो इन्होंने कहा ज़्यादा भी अगर ये हो गया डिवीजन ऑफ लेबर, तो इससे क्या आ जाएगा, एनोमी आ जाएगी, नॉर्मलेसनेस आ जाएगी, कोई कोई नॉर्म नहीं रहेगा, सब अपना अपना एक दूसरे अपने अपने से मतलब रखेंगे, किसी से बात नहीं कर रहा, सब चीज़ मैकेनिकल बन गई, सब पैसे के लिए काम कर रहे हैं। तो ज़्यादा भी नहीं हो जाना चाहिए, एक माइल्ड फॉर्म ठीक है।
ठीक है, तो कंपैरेटिव नो इंडियाज अनइवन डेवलपमेंट, थोड़ा सा इंडिया में क्या चल रहा है और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ट्राइबल एरियाज एंड प्रिमिटिव ऑर्गेनाइजेशन, सर्टेन ट्राइबल रीजन्स इन इंडिया स्टिल रिफ्लेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिमिटिव सोशल ऑर्गेनाइजेशन विद सब्सिस्टेंस लेवल इकोनॉमीज एंड कम्युनिटीज बेस्ड प्रोडक्शन। ठीक है, तो कुछ अभी भी ट्राइबल रीजन्स है इंडिया में जहाँ पे क्या है, प्रिमिटिव सोशल ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। प्रिमिटिव मतलब वो पुराना वाला, या तो हंटिंग गैदरिंग तो बोल सकते हैं, कुछ होते हैं ट्राइबल एरियाज में जो आज जिनके पास एग्रीकल्चर भी नहीं आया है, वो होता है ना, वो पेड़ पत्तियों के वो लगा के घूमते हैं और वो अपने चेहरे पे वो सफ़ेद सफ़ेद से वो कुछ लगा देते हैं, मतलब देखा होगा ना ट्राइबल्स कैसे होते हैं। तो वहाँ पे एग्रीकल्चर भी नहीं उनके पास आया होता। तो जैसे अंडमान निकोबार्स में जो आइलैंड्स हैं वहाँ पे काफ़ी ट्राइब्स हैं, ये मध्य प्रदेश में कई काफ़ी ट्राइब्स हैं, बहुत महाराष्ट्र में हैं, बहुत जगह हैं ये। ठीक है, तो वहाँ पे आज भी क्या है, ये प्रिमिटिव सोशल ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। सब्सिस्टेंस लेवल इकोनॉमी है, कम्युनिटी बेस्ड प्रोडक्शन है, वही जो मार्क्स का था ना, प्रिमिटिव कम्युनिज्म। उसके बाद रूरल विलेजेस एंड फ्यूडल पैटर्न्स, मैनी रूरल कास्ट बेस्ड विलेजेस कंटिन्यू टू एग्जिबिट रेमिनेंट्स ऑफ फ्यूडलिज्म, especially through practices like जजमानी सिस्टम वेयर ऑक्यूपेंट्स एंड सर्विसेज आर डिटरमाइंड बाय कास्ट। ठीक है, तो पुराना जो फ्यूडल सिस्टम है वो चलता है, एक तो जजमानी सिस्टम हो गया, दूसरा क्या है, जमींदार जैसे होते हैं, फिल्मों में दिखाते हैं ना, बड़े बड़े जमींदार होते हैं, जिसमें ज़्यादातर अमरीश पुरी वो हुआ करता था। तो उनके क्या होता है, बहुत बड़ी ज़मीन होती है, उस पर फिर क्या है, लेबर काम करते हैं। तो वो एक्चुअली वो फीडल सिस्टम ही तो हो गया यूरोप का, वो जो हमने बात की थी ना, सर्फ डोम होता है, उसका एक लॉर्ड होता है। तो वो एक तरह से फ्यूडल सिस्टम ही तो इंडिया में चल रहा है भाई, एक मालिक है ज़मीन का, उस पर कुछ लेबर काम कर रही हैं। जजमानी सिस्टम में देख लिया था, ये कास्ट बेस्ड रोल्स डिफाइंड होते हैं, प्रोफेशंस डिफाइंड होते हैं, नाई हो गया, कुम्हार हो गया, मोची हो गया, टीचर हो गया, जो भी है। और जजमान कौन होता है, जो सर्विसेज ले रहा है, उसके बदले में बेसिकली जजमान सिस्टम में बार्टर सिस्टम ज़्यादा चलता था, लेकिन आजकल में मॉनिटरी भी चलता है, मॉनिटरी ही प्राइमरी है आजकल तो। अर्बन सेक्टर्स एंड कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर, इंडियाज अर्बन एंड इंडस्ट्रियल आईटी सेक्टर्स लार्जली ऑपरेट अंडर कैपिटलिस्ट प्रिंसिपल्स विद वेज लेबर स्पेशलाइजेशन, मार्केट कंपटीशन एंड प्रॉफिट ड्रिवन प्रोडक्शन। ठीक है, तो अर्बन जगह हमारे क्या चल रहा है, इंडस्ट्रियल या कैपिटलिस्ट सिस्टम। बैंगलोर में जैसे आईटी कंपनी चल रही हैं, दिल्ली में एनसीआर में कंपनी चल रही हैं, तो वो प्रॉपर जैसे कैपिटलिज्म जो होता है ना, जिसमें जो भी है, मतलब आपका प्रॉफिट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और हाई स्पेशलाइजेशन है, सब अपना सैलरी के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम देख सकते हैं इंडिया में हमने तीनों चीज़ें देखी ना, प्रिमिटिव हो गया, फिर वो आपका एस्टेट सिस्टम या फ्यूडल सिस्टम हो गया, फिर आपका कैपिटलिस्ट। तो इंडिया ऐसा कॉम्प्लेक्स देश है हमारा कि यहाँ पे तीनों फॉर्म एक साथ एग्जिस्ट कर रही हैं आज भी। ठीक है, तो इंडिया एज अ कंपोजिट सोसाइटी, द साइमल्टेनियस एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिमिटिव फ्यूडल एंड कैपिटलिस्ट फॉर्म्स मेक इंडिया कंपोजिट सोसाइटी ऑफरिंग अ यूनिक सोशोलॉजिकल लैंडस्केप फुल ऑफ स्ट्रक्चरल कॉन्ट्रास्ट एंड ट्रांजिशनल डायनामिक्स। ठीक है, तो इंडिया इतना गजब का हमारा देश है कि इसमें मतलब प्रिमिटिव कम्युनिज्म जो पता नहीं कितने साल पहले होता था वो भी चल रहा है आज, फ्यूडलिज्म जो 1000 साल पहले यूरोप में था वो भी चल रहा है आज, और जो लेटेस्ट एडवांस्ड फॉर्म है कैपिटलिज्म या इंडस्ट्रियल सोसाइटी वो भी है। तो इसलिए इंडिया मतलब एक सोशोलॉजिस्ट के लिए हेवन है, क्योंकि इतनी तरह की स्टडीज़ कर सकते हो यहाँ पे आप, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है इंडिया की। ठीक है, तो हमने जैसे सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क देखा, अब वर्क की सामाजिक इंपॉर्टेंस क्यों, ये भी देख लेते हैं। सोशल इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क, काम क्यों ज़रूरी है भाई, देखिए सिंपल सा तो हम बोलते हैं काम किस लिए ज़रूरी है, हर आदमी एक ही चीज़ के लिए काम करता है, वो है पैसा। ये मोटा मोटी यही समझा जाता है ना। लेकिन यहाँ पे हम जैसे सोशोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमें और थोड़ा इसमें डीप में जाना पड़ेगा कि पैसे के अलावा और क्या चीज़ें हैं जो काम देता है हमें, इसलिए और क्या ज़रूरतें हैं, क्या इंपॉर्टेंस है। तो मटेरियल नीड्स वर्क इज एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विस नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। तो ठीक है, तो ये तो मनी वाली बात हो गई भाई, मटेरियल गुड्स, काम करोगे पैसा मिलेगा, पैसे से घर में रोटी आएगी, कपड़ा आएगा, मकान आएगा। तो पहली बात तो मटेरियल नीड्स पूरी करता है वर्क आपका। उसके बाद सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स। ठीक है, तो पैसे से हटके बात करते हैं। वर्क प्रोवाइड्स सोशल आइडेंटिटी, स्टेटस एंड पर्सनल फुलफिलमेंट बियॉन्ड फिजिकल एफर्ट। ठीक है, तो क्या है, आपकी सामाज में एक आइडेंटिटी होती है कि भाई आप क्या हैं। आप जैसे बोले मैं तो भाई आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो समाज में आपको चार लोग भाई इज्जत से, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है साहब, ये एक समाज में इज्जत से आपको थोड़ा बोला जाएगा। एक आप बोले साहब मैं तो कुछ नहीं करता, घर पे बैठता हूँ सारे दिन और घर वाले खाना दे देते हैं, वो मैं खा लेता हूँ। ठीक है, तो एकदम से आपका क्या हो जाएगा, सोशल आइडेंटिटी नीचे आ जाएगी, आपको भी ये बोलने में शर्म आएगी। ठीक है, तो वर्क हमें क्या करता है, हमें एक सोशल आइडेंटिटी या स्टेटस प्रोवाइड करता है, जिससे हमें एक सेंस ऑफ एक तरह से थोड़ा हमारा स्टेटस बढ़ जाता है, मतलब एक हम सामने वाले के साथ में थोड़ा बात कर पाते हैं, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आता हमारे अंदर।
तो ये हमारी सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड है, नॉट जस्ट फॉर मनी। पीपल ऑल्सो वर्क फॉर स्टेटस, सेटिस्फैक्शन, ग्रोथ एंड बेटर वर्किंग कंडीशन, नॉट जस्ट इनकम। ठीक है, तो बहुत तरह से मोटिवेशन होता है। कोई लोग स्टेटस के लिए काम करते हैं, कोई अपना कोई किसी पर्टिकुलर हॉबी के लिए, जैसे कोई कोई भाई कई होते हैं ना एक्टर्स कि मैं तो बॉर्न एक्टर था, बचपन से ही एक्टिंग करना चाहता था। कोई सिंगर्स होते हैं, तो पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए भी लोग काम करते हैं, ग्रोथ के लिए करते हैं, बेटर वर्किंग कंडीशंस के लिए करते हैं कि भाई मैं यहाँ रहता हूँ, इससे बेटर मुझे, मैं वहाँ चले जाता हूँ, वहाँ पे रहने की सुविधाएं ज़्यादा अच्छी हैं। तो मतलब अपार्ट फॉर मनी देयर आर अदर जैसे ऑप्शन, देयर आर अदर मोटिवेशंस ऑल्सो देयर। मेंटल हेल्थ, मीनिंगफुल वर्क सपोर्ट्स मेंटल वेलबींग एंड हेल्प प्रिवेंट आइसोलेशन एंड इलनेस। भैया अगर आप बेरोजगार अपने घर में कमरे में बंद होके बैठे रहेंगे, तो आपकी क्या है, मेंटल हेल्थ भी खराब हो जाएगी। एक तो आपको देखो समाज में नीचा देखना पड़ेगा, प्लस आपके क्या है, सोशल सर्कल खत्म हो जाएगा। आपके यार दोस्त भी आपसे बात करनी बंद कर देंगे, अरे यार ये तो बेरोजगार है, इससे कौन बात करे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप आइसोलेशन में आ जाएंगे और आपके अंदर मेंटल इलनेस भी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है। सोशल प्लेसमेंट, ऑक्यूपेशन डिटरमाइन सोशल स्टेटस एंड ऑफन यूज टू क्लासीफाई इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन हो जाता है आपका, भाई आप डॉक्टर हैं तो ज़्यादा आपको इज्जत से बात की जाएगी, आप लॉयर हैं तो भी उतनी इज्जत मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप मोमो की ठेली लगाते हैं तो उतनी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो एक क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स हो जाता है, एक स्टेटस भी आपका डिटरमाइन हो जाता है वर्क से, ठीक है। तो सोशल प्लेसमेंट हो जाती है, आप भाई समाज में ये जो हायरार्की, इसमें कहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं कि यहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं, कहाँ आते हैं, ये वर्क आपका डिफाइन कर देता है। सेंट्रल टू लाइफ, वर्क गिव्स ए सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड सेल्फ वर्थ, अनएम्प्लॉयमेंट ऑफन लीड्स टू लॉस ऑफ डिग्निटी। ठीक है, तो वही हमने देखा कि बेरोजगार जो युवा होते हैं उनसे आप कभी जाके पूछे, उनको बहुत मतलब बहुत इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि डिग्निटी नहीं रहती कि भाई आपने पढ़ाई लिखाई कर ली, कॉलेज में पास आउट कर लिया और अब भी हम कुछ काम नहीं करते, ठीक है। तो काफ़ी बुरा लगता है। तो वर्क वो है ना, दिल से बुरा लगता है, वो वाला मीम याद आ जाता है। वर्क गिव्स अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड सेल्फ वर्थ। मॉरल वैल्यू, वर्क इज मॉरली एस्टीम्ड इन मैनी ट्रेडिशन, सीन एज ड्यूटी और साइन ऑफ वर्दीनेस। ठीक है, तो कई ट्रेडिशंस में, कई मतलब इंडिया भी वही वाली सोसाइटी है कि जहाँ पे काम को एक बहुत ही हाई वर्च्यू माना जाता है, मॉरल वैल्यू बहुत हाई मानी जाती है। मतलब अगर आप किसी पैसे वाले आदमी के बेटे भी हैं कि घर में आपको कोई ज़रूरत नहीं है कुछ करने की, फिर भी जीवन आपका बहुत अच्छे से चल जाएगा, उसके बाद भी अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो भी आपको बहुत नकारा ही बोलेंगे लोग, अरे यार ये तो किसी काम का नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अपने सोसाइटी में काम करने को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, सीन एज अ ड्यूटी ऑफ साइन ऑफ वर्दीनेस। सोशल प्रेस्टीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क कैरी डिफरेंट लेवल्स ऑफ रेस्पेक्ट एंड प्रेस्टीज इन सोसाइटी। ठीक है, तो वो मैं देख ही लिया कि आपका जो काम है वो आप में, आपका समाज में क्या स्टेटस है वो डिटरमाइन कर देता है, भाई यहाँ आते हैं कि यहाँ आते हैं कि यहाँ आते हैं, कहाँ आते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, जॉबलेसनेस इफेक्ट मेंटल हेल्थ एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑफन लीड टू साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। तो वही पॉइंट है जो पहले देखा था, लगभग लगभग वही वही अनएम्प्लॉयमेंट से मेंटल हेल्थ बढ़ जाती है। ठीक है, तो मोटा मोटी ये मतलब थोड़े बहुत सोशोलॉजिकल रीजंस हैं कि काम क्यों ज़रूरी है। मतलब कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपके पास 2-4 पॉइंट होने चाहिए लिखने के लिए, ठीक है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने देखा सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क। तो मार्क्स के वो 5 स्टेजेस क्या थे? पहला था प्रिमिटिव कम्युनिज्म, दूसरा स्लेव सोसाइटी, तीसरा फ्यूडल या एस्टेट सोसाइटी, चौथा इंडस्ट्रियल या कैपिटल वाली सोसाइटी, और पांचवा था कम्युनिज्म। तो हमारे सिलेबस में तो ये 3 ही हैं, तो इन तीनों को हमने देख लिया है। ये तो सिंपल सा था, हंटर गैदर वाली सोसाइटी थी, कम्युनिज्म था, और बाद में तो कम्युनिज्म ये फिर मार्क्स के हिसाब से आ ही जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स।